चालू करें बेटा। हाँ भाई स्टार्ट करें। हाँ भाई बेटा जेनेटिक्स से तो डर नहीं लगना चाहिए। ठीक है चालू करते हैं। थोड़ा ठंड का माहौल बना हुआ है तो इसलिए मैंने ये जैकेट जैसी चीज डाल ली है। हाँ तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ बेहतरीन होंगे। ठीक है और माहौल बना हुआ है पढ़ाई का, पढ़ाई करते रहिए। कल हमने बहुत बेसिक सी चीज पढ़ी थी, 5-7 मिनट में रिवाइज कर देता हूँ, उसके बाद आगे का पढ़ते हैं। ठीक है चैप्टर में मैंने बोला था कि ज्यादा आपको जो है वो बढ़िया याद रखना है किसको, प्लांट हॉर्मोन्स को। वहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, वहां पे आप फंस सकते हो, बाकी ठीक है। स्टार्ट करें। टॉफी खा रहा हूं यार। असल में क्या हुआ है, थोड़ा सा माहौल जो है ना वो सर में दर्द टाइप का हो गया है। दिल्ली में क्या है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा है ना। तो मैं सोच भी रहा हूँ कि शायद मैं गांव शिफ्ट हो जाऊं। इस बार मैं गांव में गया था तो मैंने देखा भी था कि जो गांव वाला घर है, क्या उसके ऊपर एक अलग से भी रूम अभी हम लोग बना सकते हैं। फिर वहीं स्टूडियो लगाऊंगा, वहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि यहाँ तो बहुत ही खराब सिचुएशन है दिल्ली में। यस पर वहाँ वाईफाई आता है कि नहीं आता, ये सब चेक करना पड़ेगा अभी। हाँ स्टार्ट करें। हाँ मैं अपने आप से आ रहा हूँ। अपने आप से क्यों आ रहा भाई? अपने आप से क्यों हार रहा है? दिल्ली में ठंडी आ गई यहाँ। ठीक है यस। तो संडे को क्लास रखी, मॉर्निंग में रखी हुई है। हाँ मॉर्निंग में है। चैप्टर को फिनिश भी करेंगे संडे को, और मोस्ट प्रोबेबली मंडे को आपकी एक्स्ट्रा क्लास होगी। अगर एसीपी सर की मंडे को क्लास नहीं हुई तो सुबह वाली क्लास वो मैं ले लूंगा, है ना, ताकि आपका कोई नुकसान ना हो उस टाइम का। यस तो अगर मंडे को क्लास होती है तो उस दिन हो सकता है हम लोग 12 चालू कर रहे हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। तो आज लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहले चैट को प्राइवेट करेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इस चैप्टर से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। ये आसान चैप्टर है। इसके स्टार्टिंग के जो पार्ट्स हैं, कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं जो बिना पढ़े तो नहीं आएंगी, तो आपको एक बार उन्हें रिवाइज जरूर करना है। ठीक है सही है। हाँ ठीक है। हाँ तो मैं कैसे आपको बता रहा हूं, जरा सुनते हुए चलें आप लोग। तो सबसे पहले मैं आपको क्या बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनेंगे, कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था ग्रोथ। हमने कहा था कि प्लांट के अंदर ग्रोथ होती है, तो ग्रोथ इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ग्रोथ कॉन्स्पिकुअस होती है। ग्रोथ में कैटाबोलिक मेटा सॉरी एनाबोलिक दोनों होता है, और ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं। मेजर करने का मतलब है वो कॉन्स्पिकुअस होती है, उसको मेजर कर सकते हैं। फिर हमने कहा था प्लांट में ग्रोथ कहां होती है, एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल, रूट एपिकल, जो एक्सिस के अलोंग इंक्रीज करता है। गर्थ कौन बढ़ाता है हमारे पास, लेटरल मेरिस्टेम। कौन कौन सी, कॉर्क कैम्बियम और वास्कुलर कैम्बियम, याद आ रहा है। और इंटर कैलरी कहीं ना कहीं इंटर नोड की लेंथ बढ़ाती है।
फिर हमने आपको ये बताया था बेटा कि प्लांट की ग्रोथ के क्या क्या फीचर हैं, याद करें पॉइंट वाइज। सबसे पहले प्लांट की ग्रोथ कैसी होती है, इनडिटर्मिनेट होती है। इनडिटर्मिनेट मतलब अनलिमिटेड होती है। दूसरा, प्लांट की ग्रोथ ओपन होती है, मतलब क्या है, नए सेल्स हमेशा ऐड होते रहते हैं। अगर नए सेल्स हमेशा ऐड होते रहते हैं तो प्लांट की जो ग्रोथ है वो कैसी है, ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ है, सही है। तीसरा हमने कहा था कि जो प्लांट के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिनकी ग्रोथ मतलब डिटर्मिनेट होती है, जैसे लीफ हो गया हमारे पास। उसके बाद हमने आपको क्या बोला था बेटा कि जो प्लांट की ग्रोथ है एक फिक्स लोकेशन पर होती है। लोकेशन मतलब लोकलाइज्ड होती है। लोकलाइज मतलब एक फिक्स लोकेशन पर होती है। ऐसे कुछ फीचर्स हमने बताए थे। उसके बाद हमने कहा था कि अगर हम ग्रोथ को मेजर करना चाहते हो तो कैसे करेंगे। मैंने आपको ये कहा था कि जो ग्रोथ एक्चुअल में होती है वो इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म से होती है। कैसे बढ़ती है, प्रोटोप्लाज्म से। प्रोटोप्लाज्म को आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, तो उसके प्रोपोर्शनल चीजें मेजर करते हैं। कौन सी प्रोपोर्शनल चीजें मेजर करोगे, सरफेस एरिया, लेंथ बढ़ना, ड्राई वेट, फ्रेश वेट, वॉल्यूम बढ़ना, ये सारी चीजें, ये प्रोपोर्शन। कोई इंस्ट्रूमेंट है जो ग्रोथ मेजर करता है प्लांट में, ऑक्जेनोमीटर नाम है। क्या नाम है उसका, क्या नाम है, ऑक्जेनोमीटर नाम है। यहां तक कोई दिक्कत है, नहीं आ रहा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, फेजेस ऑफ ग्रोथ। हमने कहा था जब हम प्लांट के किसी पार्ट को, टिप को लेते हैं तो वहां पर मुझे अलग अलग फेज दिखते हैं ग्रोथ के। कुछ सेल्स ग्रो करते हैं कैसे, डिवाइड करके, तो वो मेरिस्मेटिक फेज में होते हैं। तो मेरिस्मेटिक फेज के सेल्स की सेल वॉल प्राइमरी होती है, थिन होती है, वैक्यूल नहीं होता। बहुत सारे प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्शन होते हैं, लार्ज वैक्यूल एब्सेंट होता है, कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस होता है, डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है। याद आया, सही है। फिर इलोंगेशन में लेंथ बढ़ती है सेल की, डिपोजिशन होता है वॉल पे, यस। फिर मैचुरेशन में क्या होता है, याद करो, मैचुरेशन में क्या होता है। मैचुरेशन में बेसिकली क्या होता है बेटा कि जब सेल मैच्योर होता है तो उसका साइज फिक्स हो जाता है, रोल फिक्स हो जाता है, यस। उसमें वैक्यूल मैक्सिमम साइज का आ जाता है। तो जो भी चेंज होने थे प्रोटोप्लाज्म में और सेल वॉल में वो हो जाते हैं। प्रोटोप्लाज्म और सेल वॉल में जो भी बदलाव होने थे वो सारे बदलाव हो जाते हैं, सही है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था ग्रोथ रेट। हमने कहा था कितनी ग्रोथ हुई पर यूनिट टाइम पर, उसे हम ग्रोथ रेट कहते हैं। ग्रोथ रेट दो तरह की है, एक अर्थमेटिक और एक ज्योमेट्रिक। अर्थमेटिक में क्या होता है, जब एक सेल डिवाइड करके दो सेल बनाता है उसमें से एक ही सेल डिवाइड करता है, तो हर बार एक ही सेल डिवाइड कर रहा, उसे अर्थमेटिक ग्रोथ कहते हैं, सही है। उसकी इक्वेशन क्या थी, एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी। एल टी क्या है, फाइनल लेंथ, एल नॉट क्या है, इनिशियल लेंथ, आर टी क्या है, आर क्या है, रेट ऑफ, क्या था बेटा, आर क्या था, अर्थमेटिक ग्रोथ रेट है, और टाइम मेरे पास टी है। और उसका ग्राफ कैसा आएगा, लीनियर, लीनियर कर्व आएगा। लीनियर कर्व बोलो या लीनियर ग्राफ आएगा, किसका, अर्थमेटिक ग्रोथ का। ज्योमेट्रिक ग्रोथ कैसे होती है बेटा, एक से दो सेल, दो से चार सेल, चार से आठ सेल। जब आप ज्योमेट्रिक ग्रोथ किसी की ट्रेस करते हैं तो शुरुआत में लैग फेज होता है, क्योंकि शुरुआत में नंबर बहुत कम था सेल का। तो भाई दो से चार, चार से आठ, नंबर बहुत कम है। बाद में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, और फिर जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो क्या आता है, स्टेशनरी। तो जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, सिग्मोइड, एस शेप का कर्व बनता है। कैसा बनता है भाई, सिग्मोइड या एस शेप का कर्व बनता है। यहां तक कोई दिक्कत आ रही है, नहीं। ज्योमेट्रिक ग्रोथ में बेटा मुझे क्या ध्यान रखना है कि एक सेल से बने हुए दो सेल दोनों डिवाइड करते हैं। ज्योमेट्रिक ग्रोथ की इक्वेशन थी डब्ल्यू टी इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट ई की पावर आर टी। यहां पर ई क्या है, बेस ऑफ नेचुरल लोगरिथम, नीट 2024 में आया था। आर क्या है, आर को कहते हैं एफिशिएंसी इंडेक्स। एफिशिएंसी इंडेक्स मतलब कितनी एफिशिएंटली हमारे पास क्या है, ग्रोथ मतलब एक तरीके से हो रही है, उसमें डबल हो रहा है। तो आर जो है एफिशिएंसी इंडेक्स या ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट बोलते हैं। टी टाइम हो गया, यस, यहां तक समझ आ गई। इसका कर्व कैसा आ रहा है, सिग्मोइड आ रहा है। उसके बाद हमने पढ़ी थी एब्सोल्यूट ग्रोथ और रिलेटिव ग्रोथ। मैंने दो लीफ ली थी, एक 5 थी, एक 50 सेंटीमीटर की। दोनों में 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ा, तो व्हाट इज एब्सोल्यूट ग्रोथ, फाइनल माइनस इनिशियल। तो एक्चुअल इंक्रीज को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट ग्रोथ बोलते हैं। अगर मैं कॉमन बेसिस ले लूं, कंपैरिजन करूं, उसे कहते हैं रिलेटिव ग्रोथ। रिलेटिव ग्रोथ किसमें निकालते हैं, परसेंटेज में। तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100 कर लो परसेंटेज में। तो जिसका सरफेस एरिया 5 था, 5 से 10 हुआ, तो ये 100% आ रहा है। फाइनल माइनस इनिशियल मतलब फाइनल कितना 10, इनिशियल कितना 5, तो एब्सोल्यूट ग्रोथ आ गई 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। रिलेटिव कितनी आ गई, 10 माइनस 5 अपॉन में फाइन 100% आ गई। यहां इसकी एब्सोल्यूट ग्रोथ कितनी आ गई, आप सोचो, इसकी एब्सोल्यूट ग्रोथ कितनी आ गई, 55 माइनस 50, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
डिवाइडेड बाई 50 करोगे तो 1/10 आएगा, विच इज 10%। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ और रिलेटिव ग्रोथ आपको पता होना चाहिए। लास्ट चीज मैंने आपको बताई थी, अर्थमेटिक ग्रोथ में ध्यान से सुनेंगे, अर्थमेटिक ग्रोथ में एब्सोल्यूट ग्रोथ कांस्टेंट रहती है, हर बार एक एक बढ़ता है, और रिलेटिव ग्रोथ घट रही है। रिलेटिव ग्रोथ कैसे घट रही है आप सोचो, 1 से 2 क्या हुआ, डबल हुआ, 2 से 3 डबल तो नहीं हुआ। तो रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या है, डिक्रीजिंग है। ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट में एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या है, बढ़ रही है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 बढ़ रही है। रिलेटिव ग्रोथ कांस्टेंट है, हर बार डबल हो रहा है। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया, जल्दी बताओ, यहां तक समझ में आ गया? बेटा आर ग्रोथ ऑफ इलोंगेशन पर यूनिट टाइम वो एक्चुअल में अर्थमेटिक ग्रोथ रेट है। आर जो लिखा हुआ ना इलोंगेशन पर यूनिट टाइम, वो है क्या, अर्थमेटिक ग्रोथ रेट है। यहां तक ठीक है? आगे चले। सर प्लांट का साइज और वेट हमेशा बढ़ता है तो स्टेशनरी फेज क्यों आता है? बच्चे स्टेशनरी फेज ग्रोथ रेट है, मेरी बात सुन, वो ये नहीं कह रहा ग्रोथ नहीं हो रही है, वो कह रहा उस रेट से नहीं हो रही है। तो पहले ऐसे बढ़ रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, ऐसे। स्टेशनरी का मतलब ये नहीं है कि ग्रोथ नहीं हो रही है, उस रेट से नहीं हो रही है। यस, पैरेलल लाइन टेक्निक नहीं पढ़नी, कुछ ऐसा होता ही नहीं है। चलें आगे चलें। बेटा विनीत कोई दिक्कत नहीं ना, पढ़ेंगे, है ना? हाँ, आपका फोटो मस्त है, कोई दिक्कत नहीं, फोटो मस्त होने से क्या हो गया। अब हम लोग अगला टॉपिक ले रहे हैं, ठीक है? अगला टॉपिक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मेरी बात सुनो ध्यान से। हम लोग पढ़ रहे हैं कंडीशंस फॉर ग्रोथ। ग्रोथ के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए, कुछ ऐसा ही है कि ग्रोथ करने के लिए फोटोसिंथेसिस करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं ये उससे रिलेट आप कर सकना चाहो तो कर सकते हो कंडीशन फॉर ग्रोथ में, ठीक है? तो मैं कंडीशन फॉर ग्रोथ की बात कर रहा हूं कि मुझे कौन कौन सी कंडीशन चाहिए। सबसे पहली कंडीशन है मेरे पास पानी। सुनना ध्यान से, ध्यान से सुनना। ग्रोथ के लिए सेल एनलार्जमेंट चाहिए होती है। ग्रोथ के लिए क्या चाहिए होता है बेटा, ग्रोथ रिक्वायर क्या चाहिए, रिक्वायर सेल एनलार्जमेंट। सेल एनलार्जमेंट का क्या मतलब होता है, सेल का बड़ा होना। आप समझो ध्यान से, तो ग्रोथ के लिए सबसे जरूरी है सेल का बड़ा होना। सेल कैसे बड़ा होगा, बाय इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म। क्या बढ़ाऊंगा मैं उसका, प्रोटोप्लाज्म बढ़ाऊंगा। आप खुद से सोचो, इसका मतलब ये हो गया, आप समझो ध्यान से, इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई सेल है, सही है, उसके अंदर अगर बाहर से पानी जाता है तो उसका साइज बढ़ सकता है। यस, उसका क्या है, साइज बढ़ सकता है, साइज इंक्रीज हो गया। तो अगर मुझे साइज इंक्रीज करना है सेल का, तो उसमें पानी की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है? तो हम ये कह रहे हैं कि पानी क्या करता है, वाटर मेक सेल टर्जिड। यहां पर टर्म है टर्जिड। टर्जिड का क्या मतलब होता है बेटा, स्वेल करना। तो पानी क्या करता है, सेल को स्वेल करा देता है। तो सिंपल सा लॉजिक ये है कि जब हमें प्लांट को ग्रोथ करानी है तो उसके सेल का साइज बढ़ना चाहिए। सेल का साइज कैसे बढ़ेगा, प्रोटोप्लाज्म बढ़ा के, जो साइटोप्लाज्म है उसको बढ़ा के। अब वो जो प्रोटोप्लाज्म हम बढ़ा रहे हैं, जो प्रोटोप्लाज्म हम बढ़ा रहे हैं, मेरी बात सुनना ध्यान से, प्रोटोप्लाज्म हम बढ़ा रहे हैं, उसके लिए मुझे सेल को क्या बनाना पड़ेगा, टर्जिड, फुलाना पड़ेगा। उसके अलावा पानी क्या करता है, वाटर ऑल्सो प्रोवाइड मीडियम फॉर एंजाइम। वाटर ऑल्सो प्रोवाइड क्या है, मीडियम फॉर एंजाइम। मीडियम देता है किसके लिए, एंजाइम के लिए। तो पानी का प्लांट की ग्रोथ में ये रोल होता है, एक तो वो मीडियम देता है एंजाइम के काम करने के लिए। अगर आपने एंजाइम सही से पढ़ा है तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि बिना पानी के एंजाइम काम नहीं करता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बेटा आप लोग शेड्यूल फॉलो कर रहे हो, जो मैंने रिवीजन टेस्ट था उसमें भी एक टेस्ट पेंडिंग है आपका, है ना? वो कब होगा आपको पता ही नहीं, ना कोई मैसेज कर रहा है उसके लिए, ठीक है? दूसरी चीज क्या है, आपको ये समझना पड़ेगा कि करंट के साथ कैसे मेंटेन करेंगे। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं मुश्किल है, पर अगर आप कर ले गए तो सिलेक्ट हो जाओगे। बार बार आपको एक ही चीज बोल रहा हूं, जैसे आज की क्लास खत्म होती है तो अच्छा लगता है कि थोड़ी देर फोन चला ले, नींद आ जाए, बट यहां से जो आपको ये जो मतलब 6 महीने के लगभग का टाइम है,
थोड़ा सा अपने आप को मैनेज करना सीखो। मैनेज कैसे करोगे? किसी तरीके से टाइम निकालो, अपने आप को हमेशा उस पे टोज पे रखो। टोज पे मतलब एकदम ऐसे तैयार रहो कि मुझे मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालनी है दिन की। डेली शाम में ट्रैक किया करो। ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आप मिस करते हो। ठीक है। ऑक्सीजन क्या है बेटा? ऑक्सीजन क्या करती है? हमारे पास क्या है बेटा? फॉर ग्रोथ मुझे एनर्जी चाहिए। फॉर ग्रोथ क्या चाहिए? मुझे एनर्जी रिक्वायर है। और एनर्जी कहां से आती है बेटा? एनर्जी आती है, कम्स फ्रॉम एरोबिक रेस्पिरेशन। कम्स फ्रॉम एरोबिक। अब एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए मुझे क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन क्यों चाहिए, ये समझ में आ गया? ऑक्सीजन क्यों चाहिए प्लांट को? ऑक्सीजन किस लिए चाहिए? ऑक्सीजन रिक्वायर टू प्रोड्यूस एनर्जी। टू प्रोड्यूस कौन सी एनर्जी? मेटाबॉलिक एनर्जी। एनर्जी चाहिए मुझे ग्रोथ कराने के लिए, क्योंकि मुझे चीजें बनानी पड़ती हैं। न्यूट्रिएंट क्या होता है बेटा? अगर हम देखें प्लांट क्या होता है, सॉइल से न्यूट्रिएंट लेता है। तो प्लांट टेक न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूं जो ज्यादा अमाउंट में चाहिए, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, यस, पोटेशियम, ये मैक्रो होते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो इसमें से कुछ एयर से आते हैं, कुछ सॉइल से आते हैं। ठीक है। सम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली कहां से आते हैं? सॉइल से आते हैं। तो उसमें मेरे पास आयरन हो गया, कॉपर हो गया, निकल हो गया, तो ये चाहिए। तो प्लांट एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहां से बेटा? कहां से आएगा? सॉइल से एंड एयर से। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एयर से आती है। और माइक्रोन्यूट्रिएंट कहां से आते हैं? ओनली फ्रॉम सॉइल से आते हैं, ये मिट्टी से आते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो प्लांट को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। अब लाइट देखो क्या करती है बेटा। लाइट कैसे काम करती है प्लांट के लिए? सुनना ध्यान से। लाइट क्या करती है? फोटो पीरियोडिज्म, मतलब हेल्प करती है किसमें? फ्लावरिंग में। हेल्प करती है किसमें? फ्लावरिंग में हेल्प करती है, जिसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं फोटो पीरियोडिज्म। क्या वर्ड यूज करते हैं? फोटो पीरियोडिज्म। एंड किसमें हेल्प करती है? फोटोसिंथेसिस में। किसमें हेल्प करती है? फोटोसिंथेसिस में। यस और नो? इसमें हेल्प करती है। ग्रेविटी आपको याद है? किसी को याद है? ग्रेविटी की तरफ जाती है। यस। तो ग्रेविटी क्या होगा बेटा? हमारे पास रूट किधर मूव करती है? मूव टुवर्ड्स ग्रेविटी, टुवर्ड्स ग्रेविटी। और शूट अवे फ्रॉम ग्रेविटी, शूट अवे फ्रॉम ग्रेविटी। तो ग्रेविटी का क्या काम हो गया बताओ? ग्रेविटी क्या है? हेल्प करती है प्लांट मूवमेंट में, उसे कहते हैं प्लांट मूवमेंट। तो ग्रेविटी हेल्प करती है किसमें? प्लांट मूवमेंट में। सर ये आसान सा लग रहा है, बिल्कुल आसान है। तो ये प्लांट मूवमेंट में हेल्प करती है। एक बार रिपीट कर दूं फिर से। पानी का क्या रोल है? पानी के दो रोल याद करने। पहला, सबसे पहला रोल, पानी क्या काम करता है? पानी हमारे पास सेल का साइज बढ़ाता है, टर्जिडिटी देता है। और वो कैसे देगा? पानी एंटर करेगा सेल में, प्रोटोप्लाज्म बनाएगा। सही है सर। दूसरा, मीडियम देता है किसके लिए? एंजाइम की एक्टिविटी के लिए मीडियम देता है। अब उसके बाद ऑक्सीजन क्या करती है बेटा? ऑक्सीजन एनर्जी बनाने के लिए चाहिए। न्यूट्रिएंट किस तरह के होते हैं? मैक्रो और माइक्रो चाहिए होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हो सकता है हवा से मिल रही हो, जैसे कार्बन ऑक्सीजन तो हवा से मिलती ही है। और उसके अलावा बहुत सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट मिट्टी से मिलते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं जो कम अमाउंट में चाहिए, वो हमेशा कहां से आते हैं? सॉइल से आते हैं। इसके अलावा लाइट कैसे हेल्प करती है? आपने सुना है शॉर्ट डे प्लांट, जैसे मान लो कुछ पौधे, प्लांट सर्दियों में फ्लावर करते हैं, कुछ गर्मियों में फ्लावर करते हैं, तो डे लेंथ पे होता है। ये सब किस पे होता है? डे लेंथ पे। यस। उसके अलावा फोटोसिंथेसिस पे। ग्रेविटी कैसे इंपैक्ट करती है? जब कोई प्लांट है, रूट ग्रेविटी की तरफ जाती है, शूट ग्रेविटी से, तो इसे हम क्या बोलते हैं? प्लांट मूवमेंट में हेल्प करती है। तो ये वो कंडीशंस हैं जो प्लांट ग्रोथ को इंपैक्ट करते हैं। ये कौन से हैं बेटा? हमारे पास क्या है? हमारे पास एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, सम एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो किसको इंपैक्ट करते हैं? जो इंपैक्ट करते हैं किसको? इंपैक्ट प्लांट ग्रोथ को। तो प्लांट ग्रोथ को इंपैक्ट करने वाले हमारे पास कौन से हैं? आपने देख लिए, आपने ये वाले देख लिए। यस। ठीक है एंजल, देख लिया मैंने।
फिफ्थ पॉइंट क्या है बच्चे, आप मुझे बताओ, आपने 10th क्लास में वो पढ़ा था कि हमने क्या किया, एक गमला ले लिया, गमला मतलब पॉट ले लिया, अब उसको ऐसे रख दिया तो उसकी स्टेम ऐसे मुड़ जाती है और रूट नीचे मुड़ जाती है, तो रूट मूव टुवर्ड्स ग्रेविटी, इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। और ये अवे चली गई, इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव जियोट्रॉपिक। यस और नो, याद आया कुछ ऐसा? एक बच्चे ने पूछा है सर ग्रेविटी। फोटो पीरियोडिज्म याद करो, फ्लावरिंग किस पे डिपेंड करती है, फूल आना किस पे डिपेंड करता है, डे लेंथ पे। फोटो पीरियोडिज्म क्या होता है बेटा, फ्लावरिंग डिपेंड करती है डे लेंथ पे, फ्लावरिंग फूल आना, फ्लावरिंग डिपेंड ऑन डे लेंथ। भाई आपको पता है कि अभी धान में फ्लावर आ रखे हैं, फ्रूट आ रखे हैं, क्या हम उसको और कभी बो सकते थे, बो देंगे पर फ्रूट नहीं आएंगे। तो जब डे लेंथ पर, दिन की लंबाई पर अगर फ्लावरिंग डिपेंड करती है, उसको फोटो पीरियोडिज्म कहते हैं। जैसे मान लो हम गेहूं को जब बोते हैं, मेरी बात सुनिए ध्यान से, गेहूं को कब बोया जाता है, कुछ आइडिया है आपको? गेहूं को अभी विंटर में बो देंगे, अभी विंटर में बो देंगे, तो उसमें फ्लावर कब आएंगे, मार्च वार्च में, या उससे पहले थोड़ा सा आएंगे, तो तब दिन की लंबाई बढ़ रही होती है ना। अब जैसे चावल में कब फ्लावर आए, जब दिन की लंबाई घट रही थी। तो दिन की लंबाई पर अगर फ्लावरिंग डिपेंड होती है, उसको क्या बोलते हैं, फोटो पीरियोडिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटो पीरियोडिज्म। देवेश बच्चे एक चीज बताओ, मैं बार बार बोल रहा हूं, हाँ बार बार बोल रहा हूं देवेश, कि बहुत सारे बच्चों की बहुत सारी परेशानियां हैं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई बच्चे की परफेक्ट प्रिपरेशन चल रही हो। हम हमेशा क्या करते हैं, दूसरे को कंपेयर करके देख रहे होते हैं, यार उसका क्या चल रहा है, उसका क्या चल रहा है। मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपने सिलेक्ट होना है कि उसको देखना है? आपने सिलेक्ट होना है, तो आप अपने अराउंड प्लान बनाया करो, किसी और का दिया हुआ प्लान काम करता ही नहीं है। मैं दिन भर कम से कम 4 वीडियोस वो देखता हूं जिसमें हर कोई प्लान दे रहा होता है, यूट्यूब पर बहुत प्लान है, कोई भी प्लान काम भी नहीं कर रहा। और बच्चे मेरे हिसाब से आज तक मैंने इतना अनइंटरेस्टेड बच्चों को यूट्यूब को लेकर कभी देखा ही नहीं था पिछले 5-6 साल में। बच्चा देखना ही नहीं चाहता, उसको ऐसा लगता है यार ये डेली पता नहीं कोई ना कोई प्लान देते रहते हैं, कोई कोई ना कोई। जैसे कल मैंने एक वीडियो डाली, मैंने से मेरा सिर्फ ये कहना था उस वीडियो में, प्लीज अपने अकॉर्डिंग बनाओ, दिन दिमाग में रखो, उसके अकॉर्डिंग प्लान कर लो। आपके 5 दिन खराब हो गए, आपको ज्यादा मेहनत लगेगी, तो कैसे करोगे? और हमेशा एक लिस्ट के साथ तैयार रहा करो, क्लियरिटी आएगी। कौन सा चैप्टर आपको 100% आते हैं, कौन से आते हैं क्वेश्चन नहीं किए, और कौन से बिल्कुल नहीं किए, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करा करो हमेशा, आपको क्लियरिटी रहेगी। नहीं तो क्या होगा, हर बार क्या करते हैं, जैसे 12th क्लास में जब मैं था, मैं अपनी बता देता हूँ, 12th क्लास में क्या था, मैं जब भी रिवीजन करने बैठता था फिजिक्स की, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहा हूँ, और इलेक्ट्रोस्टैट में इलेक्ट्रिकल जो फील्ड आती है ना, उससे पहले तक का मैं हर बार कर लेता था, उसके बाद का मैं करता ही नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता था मुझे वही आता है। समझो ध्यान से, ऐसे ही क्या होता है बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, जब वो रिवाइज करना कहते हैं मैं जीरो से करूंगा, हर बार वो वेक्टर और वही पढ़ लेते हैं। अरे भाई जो तुम्हें आता है उसको कम रिवाइज करो पहले, मतलब कम करना है पर कैसे करना उसके हिसाब से। जो बिल्कुल नहीं आता उसको भी तो पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस छोड़ के नहीं जा सकते हम। समझो इस बात को। अच्छा जब एग्जाम आ गया 12th का, तब मेरे को डर लगा, मेरे को कहा यार ऐसे तो, फिर पहली बार ऑप्टिक्स पढ़ी, पहली बार चीजें पढ़ी, तब समझ में आने भी लगा। तो जब तक आप जाकर हेड ऑन नहीं मारोगे, सब्जेक्ट के सर नहीं मारोगे कि नहीं मुझे सीखना ही है तुझे, तब तक होगा नहीं। क्लियर बता रहा हूं आपको मैं। यस। अर्नव यादव डेली टारगेट दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं बेटा। हाँ ठीक है, चलें। पहले आप ये लिखो। हाँ आप देखो, एक बच्चे ने लिखा कि सर जूलॉजी में ब्रीदिंग पे अटक जाता हूं। आप उस चैप्टर को करो जो आपको बिल्कुल नहीं आता, सीधे न्यूरल के टक्कर मारो जाके, सीधे टक्कर मारो जाके। मान लो एनिमल किंगडम के, ऐसे ही बॉटनी में आपको लग रहा है ये चैप्टर टफ है, उसी के टक्कर मारो जाके सीधे। जब तक डरते रहोगे, एक ही चैप्टर जो मुझे सेल साइकिल आता है मैं पढ़े जा रहा हूं उसको, ऐसा थोड़ी होता है यार, आप समझो। हाँ ठीक है ओजस्वी, करते हैं।
ठीक है, रिवीजन के डेली टारगेट देना स्टार्ट करते हैं। पर मुझे पता कैसे चलेगा आप कर रहे हो? या तो एक शॉट डालें, उस शॉट पे आप कमेंट में रिप्लाई करो कि हाँ सर कर लिया। ऐसा कर सकते हैं? देख लो, मैं आपको मार्क कर देता हूं। हाँ भाई, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, ये सारे हैं। देखो, इसमें पानी को लेके क्या बोला हुआ है? सेल एनलार्जमेंट बोला हुआ है, टर्जिडिटी बोला हुआ है, सही है। दूसरा क्या बोल रखा है कि मीडियम फॉर एंजाइम, ये दिख रहा है आपको? जो जो मेन मेन पॉइंट्स वो दिख रहे हैं। ऑक्सीजन क्या हेल्प करती है? एनर्जी। कौन सी एनर्जी? मेटाबॉलिक एनर्जी, ये लिखा हुआ। न्यूट्रिएंट्स में मैक्रो आते हैं और माइक्रो आते हैं, सही है। प्लांट सिंथेसिस क्या बनाने के लिए? प्रोटोप्लाज्म बनाने के लिए और एनर्जी के लिए भी काम करते हैं। भाई वो क्या करते हैं? नया प्रोटोप्लाज्म बनाना है उसके लिए और एनर्जी के लिए काम करते हैं। उसके अलावा हमें ऑप्टिमम टेम्परेचर भी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा ग्रेविटी भी चाहिए, लाइट और ग्रेविटी भी चाहिए। हमने यहाँ टेम्परेचर नहीं लिखा तो लिख लो, अगर चाहे ऐड कर लो, है ना, ऐड कर लो ऑप्टिमम टेम्परेचर, यहाँ नीचे ऐड कर लो। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है बेटा? ऑप्टिमम टेम्परेचर जैसे C3, ऑप्टिमम वर्ड का क्या मतलब होता है? मैक्सिमम, है ना। तो अदर देन ऑप्टिमम क्या होगा? प्लांट की ग्रोथ डिक्रीज कर जाती है। अदर देन ऑप्टिमम क्या होगा? प्लांट ग्रोथ डिक्रीज करेगी। प्लांट की ग्रोथ क्या होगी? डिक्रीज करेगी। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ऑप्टिमम जैसे C3 का और C4 का अलग अलग था। ऑप्टिमम मतलब जिसपे प्लांट मैक्सिमम ग्रो करता है। मान लो किसी प्लांट का ऑप्टिमम टेम्परेचर 25 डिग्री है, आज 45 डिग्री, प्लांट मर जाएगा। समझ आ रहा है? यस, ठीक है इंद्रजीत, करते हैं इसको। आ जाओ, एक छोटा सा टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं जिसका नाम डिफरेंशिएशन है, डी डिफरेंशिएशन है और रीडिफरेंशिएशन है। अब यहां से हमने ग्रोथ वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आप मुझे बताओ, क्या आपको एब्सोल्यूट ग्रोथ समझ में आ गया? रिलेटिव ग्रोथ समझ में आ गया? अर्थमेटिक ग्रोथ रेट, ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट समझ आ गया? उसके अलावा आपको फेजेस समझ में आ गया, मेरिस्मेटिक, इलोंगेशन, मैचुरेशन फेज। उसके अलावा आपको यह भी समझ में आ गया कि ग्रोथ एक्चुअल में प्रोटोप्लाज्म की होती है। अब हम आ गए डेवलपमेंट वाले टॉपिक पे। तो डेवलपमेंट वाले टॉपिक में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन की। मेरी बात ध्यान से सुनना, डिफरेंशिएशन क्या होता है। हमारे पास क्या है बेटा, ध्यान से सुनेंगे। प्लांट में हमारे पास प्राइमरी मेरिस्टेम होती है। प्लांट में हमारे पास क्या है? प्राइमरी मेरिस्टेम है। अब ये प्राइमरी मेरिस्टेम कहां होती है बताओ? प्लांट में मेरे पास प्राइमरी मेरिस्टेम कहां होती है? कहां होती है बच्चे? हमारे पास शूट एपिकल होती है, शूट एपिकल एंड रूट एपिकल है, रूट एपिकल है। अब क्या होता है बेटा, इसके जो हमारे डिवाइडिंग सेल्स है, मेरी बात सुनना, जो डिवाइडिंग सेल्स हैं वो परमानेंट हो जाते हैं। तो जो डिवाइडिंग सेल्स जो है किसके? सेल्स ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम बिकम परमानेंट। क्या बन जाते हैं? परमानेंट बन जाते हैं, परमानेंट। अब मीनिंग परमानेंट का क्या है बेटा बताओ? मीनिंग क्या, परमानेंट का क्या मतलब है? उसकी वॉल की डिपोजिशन कंप्लीट हो जाए, जो भी होना है, वॉल डिपोजिशन कंप्लीट हो जाए, और क्या हो जाए? प्रोटोप्लाज्म मॉडिफिकेशन कंप्लीट हो जाए। जो भी प्रोटोप्लाज्म में होना था वो भी कंप्लीट हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जो भी प्रोटोप्लाज्म में होना था वो भी कंप्लीट हो गया। तो हम आपको ये समझा रहे हैं कि जैसे मान लो आपके पास कोई प्लांट है, ये प्लांट है, इस प्लांट में यहां पर डिवाइडिंग सेल्स है, यहां पर हमारे पास क्या है? डिवाइडिंग सेल्स है, ये हमारे पास डिवाइडिंग सेल्स है। अगर ये डिवाइडिंग सेल परमानेंट हो गया, ये परमानेंट हो गया, मैच्योर हो गया, तो ये सेल कैसा हो गया? मैच्योर सेल हो गया। तो इस प्रोसेस को सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। ये कौन सी मेरिस्टेम है? प्राइमरी मेरिस्टेम है। कौन सी है? प्राइमरी मेरिस्टेम है। ये मैच्योर सेल क्या है बेटा? ये एक तरह का रिजल्ट है। तो प्रोसेस का नाम क्या है? क्या नाम है प्रोसेस का? बाय प्रोसेस डिफरेंशिएशन। उस प्रोसेस का नाम क्या है? डिफरेंशिएशन है। तो डिफरेंशिएशन क्या है बेटा? एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हमारे पास क्या होगा, जिससे हमारे पास क्या होगा, ध्यान से समझेंगे। डिफरेंशिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे प्राइमरी मेरिस्टेम के सेल्स मैच्योर सेल में कन्वर्ट होते हैं, जहां पर जो भी दीवार में डिपोजिशन होनी थी, प्रोटोप्लाज्म में बदलाव होने थे, वो सब कंप्लीट हो गए। यहां तक कोई दिक्कत है? पहले बताओ।
यहां तक कोई दिक्कत है? हमने पढ़ा भी था। और ये कौन सी मेरिस्टेम है? प्राइमरी मेरिस्टेम। अब आपको समझना पड़ेगा रिजल्ट ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है। रिजल्ट ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है बताओ। डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है, तो रिजल्ट ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है? ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले है एपिडर्मिस बनेगी। सर एपिडर्मिस बन गई। उसके अलावा क्या बन गई? एंडोडर्मिस बन गई। उसके अलावा क्या बन गई बेटा? कॉर्टेक्स बन गई। उसके अलावा क्या बन गई? प्राइमरी जाइलम बन गई। प्राइमरी जाइलम बन गई और प्राइमरी फ्लोएम बन गई। तो ये सारे जो हैं, ये सारे क्या हैं? प्राइमरी टिश्यूज हैं। कौन से टिश्यू है? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है। तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू किसकी वजह से बनते हैं बताओ? आप देखो ध्यान से, ये प्लांट का टिप है, शूट टिप, यहां पर प्राइमरी मेरिस्टेम है। यहां पर एक प्रोसेस हुआ है डिफरेंशिएशन, जिसमें दीवारों पर और प्रोटोप्लाज्म में जो भी मॉडिफिकेशन थी कंप्लीट हो गई। उससे मेरे पास एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, इस तरह के टिश्यू बन गए। तो रिजल्ट ऑफ डिफरेंशिएशन कैन बी प्राइमरी टिश्यू एंड प्राइमरी ऑर्गन्स। प्राइमरी ऑर्गन्स कौन से हैं बताओ? प्राइमरी ऑर्गन्स कौन से होते हैं? कौन से होते हैं? रूट हो गया, स्टेम हो गया और लीफ हो गया। इनको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी ऑर्गन्स बोलते हैं। कोई दिक्कत आ रही है बताओ? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? जल्दी बताओ। ठीक है अर्नव, कोई दिक्कत? जिसको दिक्कत आ गई मैं फिर रिपीट कर देता हूं। आप मेरी बात ध्यान से सुने। आपके पास ये प्लांट है, इसके टिप पर शूट एपिकल मेरिस्टेम है, यहां पर रूट एपिकल डिवाइडिंग सेल है। प्राइमरी मेरिस्टेम का जब प्रोसेस होता है जिससे मेच्योर सेल बनता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो डिफरेंशिएशन से बनता क्या है? किसी भी प्लांट का रूट का, स्टेम का, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम। मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूं, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम में क्या हमारे पास क्लेरेनकाइमा सेल्स होते हैं? एनसीईआरटी ने कहा है, एनसीईआरटी ने बोला है, एग्जाम्पल देके दिखाया है, एनसीईआरटी ने बोला है नोट करके कि इन सम टिश्यूज लाइक जाइलम, मान लो हम जाइलम की बात करते हैं, ट्रैकीड्स बनते हैं। क्या बनते हैं? ट्रैकीड्स। तो ट्रैकीड्स कैसे सेल है? ट्रैकीड्स कैसे सेल्स हैं? देखो, ट्रैकीड्स डेड सेल है और उसमें किसकी वॉल है? ट्रैकीड्स आर डेड सेल्स। डेड सेल्स, उसमें कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं है, कोई लिक्विड नहीं है, और उनमें किसकी वॉल है? उनकी वॉल है लिग्निन सेलुलोज की। वॉल इज इलास्टिक और किसकी है? मेड अप ऑफ लिग्निन एंड सेलुलोज। लिग्निन और सेलुलोज की वॉल है। तो ट्रैकीड्स आर डेड सेल्स, ठीक है, उनमें कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं है। वॉल इज इलास्टिक, मेड अप ऑफ लिग्निन एंड सेलुलोज। लिग्निन और सेलुलोज की बनी हुई है। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है? इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि सम टाइम, मेरी बात सुने, अगर मान लो आपको स्टेटमेंट आती है, क्या डिफरेंशिएशन से एक ऐसा सेल बन सकता है जो सेल डेड हो? हां, बन सकता है। डिफरेंशिएशन से प्रोटोप्लाज्म मॉडिफिकेशन का एक उदाहरण है कि एक ऐसा सेल बन जाए, जैसे ट्रैकीड्स, आप याद करो, आपको पढ़ाया था मैंने कि ट्रैकीड्स ऐसे सेल होते हैं, अंदर से खाली होते हैं और इस पर ऐसे पिट होते हैं, और उसकी दीवार पर क्या होता है बेटा? उसकी दीवार पर लिग्निन लगा होता है। याद है आपको? हमने ऐसा पढ़ा था। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? जल्दी बताओ। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? पढ़ा था नहीं पढ़ा था? जल्दी बताओ। यस बेटा, देख, तबीयत मेरी भी खराब है, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, मेरे हेड सर में भारीपन हो गया है, लेकिन उसके बाद भी पढ़ा रहा हूँ। दूसरी चीज मैं तेरे को फिर बोलता हूँ, मैं कुछ चीजों को लेके और भी थोड़ा सा खराब फील कर रहा हूँ, है ना? हाँ, वो मेरे पर्सनल लेवल पे भी है। तो मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ कि उसके बाद भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा एफर्ट करूँ, ठीक है? कई चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, ठीक है? मतलब कि उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, पर एक चीज समझो, तुम्हारा सिलेबस प्रॉपरली कराया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम टाइम क्रिएट कर रहे हैं आपको जेनेटिक्स के लिए भी, कि जेनेटिक्स बढ़िया से कराएं, आपको सारा समझ आए, उसमें ज्यादा क्वेश्चंस करा पाए, ठीक है? दूसरी चीज,
आपको अभी हम कोशिश करके, जैसे मैंने 2 चैप्टर के डीपीपी वो बना ली, एक फोटोसिंथेसिस एक एनाटॉमी की, और एक और मैं बना लूंगा मॉर्फो की, वो वाली पेंडिंग है आपकी, क्या नाम है, तेजस सिद्धि, ऑल दो जरूरत नहीं है उसकी, फिर भी उसको बना देंगे, ठीक है, वो रह गई। तो अब उसके बाद आपका क्या बच जाएगा, आपके पास रेस्पिरेशन पीजीआर की, ठीक है। 12th स्टार्ट होने से पहले 11th की आपकी सारी, मतलब 12th कब स्टार्ट हो रही है, मान लो मंडे को, 11th की सारी डीपीपी आपको, वो सारी 3 तरह की जो बोली थी मैं दे दूंगा, ठीक है। उसके साथ साथ एक आध वीक में उनके सॉल्यूशंस भी कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यस, ठीक है। फाइबर्स भी इसमें आ जाएगा, डेड सेल्स है, क्लियर है बेटा। हाँ, और मॉलिक्यूलर और उसकी पहले ही देंगे, जैसे आपकी ये तो है ना, हाँ, ताकि आप साथ के साथ करते रहो। उसको डिवाइड कर देंगे डे वाइज, डे 1 डे 2 डे 3। मान लो मैंने 9 क्लास ली, 10 क्लास ली मॉल्यूस में, प्रिंसिपल में 9-10 क्लास आपको मॉलिकुलर में लगेंगी, ऐसे आप मान के चलो 20 क्लासें लग जाएंगी दोनों मिला के, तो लगभग हम 1-1.25 महीना तो वही पढ़ेंगे। यस, हाँ। कौन सी स्लाइड है बेटा, दूसरी स्लाइड है। मंडे आपकी क्लास है, मेरी क्लास कब होगी मंडे में, जैसे एसीपी सर की क्लास नहीं हुई तो मंडे मॉर्निंग वाली क्लास जो है 8:30 बजे से, वो मैं ले लूंगा, है ना, वो स्लॉट खाली है, तो मैं उसको सोच रहा हूँ कि खाली ना हो। सबसे पहले डिफरेंशिएशन समझ में आ गया। सबसे पहले मुझे बताओ डिफरेंशिएशन किसकी होती है, प्राइमरी मेरिस्टेम की। क्या बनता है, मैच्योर सेल बनता है। मैच्योर सेल बनाते वक्त किन चीजों में बदलाव, याद करो ना, किन चीजों में बदलाव होता है, दीवार में और प्रोटोप्लाज्म में। उसके बाद मेरे पास कौन से सेल्स बनते हैं, मैच्योर सेल। क्या एग्जांपल है, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, या प्राइमरी ऑर्गन्स बनते हैं, रूट, स्टेम, लीफ बनता है, ठीक है। ये एक एग्जांपल दे दिया हमने। यस, अब मैं आपसे एक और चीज बोल रहा हूं, यहां पर मैं आपको क्या दिखाने जा रहा हूं, एक मैं दिखाने जा रहा हूं आपको डी डिफरेंशिएशन क्या होता है। उसके लिए मैं बनाने जा रहा हूं आपके लिए एक स्टेम, इधर देखना ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा। उसके लिए मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूं एक स्टेम, ऐसे ध्यान से देखना, ये स्टेम का टीएस है, सेक्शन है, मैं इस तरीके से आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। ये जो सेल्स की लेयर है ये वाली, ये आपकी एपिडर्मिस है। ये वाली कौन सी है, एपिडर्मिस है। ये वाले सेल्स कौन से, एपिडर्मिस है, ठीक है सर। और ये वाली लेयर जो है, ये यहां पर क्या है, एंडोडर्मिस है। ये वाली लेयर क्या है, एंडोडर्मिस है। यहां तक कोई दिक्कत है, अभी मैं कलर कर दूंगा, एकदम सुंदर खूबसूरत दिखने लगेगा, उसका आपको जरूरत नहीं है। पर अब मैं आपको डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन समझा रहा हूं। तो सबसे बाहर वाली लेयर, इसको मैंने एपिडर्मिस बोल दिया। एपिडर्मिस क्या है, किससे बनी है, डिफरेंशिएशन से। यहां पर एक सेल्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स, ठीक है सर। उसके अलावा मेरे पास यहां पर एक लेयर होती है, इसको पेरीसाइकिल बोल दिया, मान लो इसको हमने क्या बोल दिया, पेरीसाइकिल बोल दिया इस लेयर को। ये मैंने स्टेम का डायग्राम बनाया, ठीक है सर। तो ये मेरे पास क्या बन गई, ये एंडोडर्मिस बन गई, ये एंडोडर्मिस बन गई। यस, और मेरे पास क्या बन गया, ये बन गई पेरीसाइकिल। अब आप ध्यान से सुनना जो मैं करने जा रहा हूं। मेरे पास यहां पर ये जाइलम है, दिस इज जाइलम, ये जाइलम है, ठीक है सर। और ये मेरे पास यहां पर ध्यान से देखेंगे, मेरे पास ये यहां पर फ्लोएम है, दिस इज फ्लोएम, दिस इज फ्लोएम, ध्यान से देखना। तो मेरे पास ये वाली जो जाइलम है, इसको हमने बोल दिया है प्राइमरी जाइलम, और इसको हमने बोल दिया है प्राइमरी फ्लोएम। कोई दिक्कत आ रही है? अब इसके बीच में पहले से डिवाइडिंग सेल थे, सुनना ध्यान से, पहले से डिवाइडिंग सेल इसके बीच में यहां थे, पहले से डिवाइडिंग सेल यहां बीच में थे, यहां पहले से डिवाइडिंग सेल होते हैं, ये कैम्बियम है। और बाद में एक कंप्लीट रिंग बनती है। तो आप देखो इसमें चेंजेस कैसे आ रहे हैं, ध्यान से देखें, इधर देखो। अब क्या हुआ, यहां पर ये क्या थी सर, एंडोडर्मिस है। तो ये कौन सी लेयर है, हाँ भाई, ये कौन सी लेयर है, देख जल्दी से सर, लिखने दो, एक बार लिखने दे रहा हूं, एपिडर्मिस है। यस, ये कौन सी लेयर है, जल्दी देख बेटा, ये कौन सी है, एंडोडर्मिस है। तो जहां पर कॉर्टेक्स है, इधर देख, जहां पर ये कॉर्टेक्स है, यहां पर डिवाइडिंग सेल की लेयर बन गई है, ये रही, इसको कहते हैं कॉर्क कैम्बियम। सर ये पढ़ा चुके हो आप, बिल्कुल पढ़ा चुका हूं। तो इसको कहते हैं कॉर्क कैम्बियम।
तो कॉर्क कैम्बियम किस प्रोसेस से बनी है? परमानेंट सेल के, परमानेंट सेल ने लूज कर दी है कैपेसिटी टू, मतलब परमानेंट सेल जो है अब वो दोबारा डिवाइडिंग में कन्वर्ट हो गया है। तो ये मेरे पास स्टेम है बेटा, डाइकॉट स्टेम है, ये मेरे पास क्या है? डाइकॉट स्टेम है। तो इस वाली कैम्बियम को क्या बोल रहे हैं? कॉर्क कैम्बियम। उसके बाद देख ध्यान से, ये मेरे पास क्या है? फ्लोएम थी मान लो, सॉरी जाइलम थी। इसके अंदर ये क्या था मेरे पास? फ्लोएम था। यस, ये फ्लोएम था। पहले से डिवाइडिंग सेल यहां थे ये रे, ये पहले से डिवाइडिंग सेल थे ये रे। अब मैंने दोबारा और डिवाइडिंग सेल बना दी है, देखो ये रिंग बन गई पूरी, ये रिंग बन गई। तो इसको हमने क्या बोल दिया? वास्कुलर कैम्बियम बोल दिया इसको। इस पूरे को हमने क्या बोल दिया? वास्कुलर कैम्बियम बोल दिया। क्या आप ये डायग्राम देख पा रहे हैं सभी बच्चे? ये बताओ, क्या ये डायग्राम देख पा रहे हैं? अब ये वाला जो है, देखो इसमें समझो, इसमें मेरे पास ये वाला जो है, ये वाला जो है, ये जो इसके बीच में, ये देख ये वाला, इसको बोल रहे हैं इंट्राफेसिकुलर। क्या बोल रहे हैं बेटा इसको? इसको हम क्या बोल रहे हैं? इस वाले को, इसको बोल रहे हैं इंट्राफेसिकुलर और इसको बोल रहे हैं इंटरफेसिकुलर। ये दोनों को, इसको बोल रहे हैं इंट्राफेसिकुलर, यस और नो, और इसको बोल रहे हैं इंटरफेसिकुलर। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। बैक स्लाइड दिखा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी दिखा रहा हूं, रुक जाओ। एनआरइन बेटा लिविंग वर्ल्ड में कराऊंगा आपको अलग से, ठीक है? जिनको जो थे उन बैचेस के, उनको कराया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख, सबसे पहले अब मैं यहां पर लिख रहा हूं डी डिफरेंशिएशन। देखो डी डिफरेंशिएशन क्या होता है? डी डिफरेंशिएशन डाइकॉट स्टेम और डाइकॉट रूट में होता है। व्हाट इज डी डिफरेंशिएशन? देखो, व्हाट इज डी डिफरेंशिएशन, ध्यान से समझेंगे। इन डाइकॉट स्टेम एंड रूट हमारे पास क्या है? सम परमानेंट सेल्स, सम परमानेंट सेल्स अगेन बिकम डिवाइडिंग, दोबारा डिवाइडिंग में कन्वर्ट हो गए। एग्जाम्पल के लिए कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स ने क्या दे दिया? बताओ क्या दे दिया? कॉर्क कैम्बियम। क्या दे दिया? कॉर्क कैम्बियम दे दिया। दूसरा, यहां पर क्या थी? मेडुलरी रेस। यहां पर जो सेल्स थे ये कौन से थे? ये मेडुलरी रेस के सेल्स थे। ये देखो बेटा, इसको कहते हैं मेडुला, इन सेल्स को कहते हैं मेडुलरी रेस। यहां पर ये मेडुलरी रेस थे। तो मेडुलरी रेस से, मेडुलरी रेस से मेरे पास डी डिफरेंशिएशन से क्या बनी है? वास्कुलर कैम्बियम। क्या बनी है? वास्कुलर कैम्बियम। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डी डिफरेंशिएशन जो है वो क्या करेगा, क्या बनाएगा? वो बनाएगा सेकेंडरी मेरिस्टेम। कौन सी मेरिस्टेम बनाएगा? सेकेंडरी मेरिस्टेम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? पहले बताओ बच्चे। मैं ये कह रहा हूं, ये डिवाइडिंग सेल पहले से थे, ये समझ, ये देख, ये डिवाइडिंग सेल पहले से थे, ये वाले, ये व्हाइट कलर पहले से था, ये डिवाइडिंग सेल है। तो इसको कहते हैं इंट्राफेसिकुलर, ये प्राइमरी होती है, और ये बाद में बनी है इंटरफेसिकुलर। दोनों को मिला के, इंट्रा और इंटर को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इंट्रा और इंटर को मिला के वास्कुलर कैम्बियम कहते हैं। नाउ व्हाट इज रीडिफरेंशिएशन? रीडिफरेंशिएशन क्या है? जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है वो सेकेंडरी टिश्यू बना दे। जो हमारे पास सेकेंडरी मेरिस्टेम है वो क्या दे? गिव सेकेंडरी टिश्यू। सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या बना दे? सेकेंडरी टिश्यू बना दे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जाइलम फ्लोएम अलग हुआ है? कैसे अलग हुआ बेटा? जाइलम बाहर की तरफ होती है, फ्लोएम अंदर की तरफ होती है। उल्टा कर दिया क्या मैंने? हाँ उल्टा कर दिया। हाँ उल्टा कर दिया, तभी कहूँ अजीब सा क्यों लग रहा है। ठीक कह रहा है बेटा तू। बाहर मेरे पास प्राइमरी फ्लोएम है, लिख देता हूं मैं।
और यहाँ प्राइमरी जाइलम है। और प्राइमरी जाइलम का प्रोटो अंदर की तरफ होता है, एंडार्क कहते हैं, सही कह रहा है। हाँ, तो ये मेरे पास क्या है बेटा, ये फ्लोएम है और ये क्या है, प्राइमरी जाइलम है ना, जाइलम अंदर की तरफ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंडरी मेरिस्टेम गिव सेकेंडरी टिश्यू बाय रीडिफरेंशिएशन। अब सेकेंडरी टिश्यू कौन से हैं, देखो क्या होता है बेटा, कॉर्क कैम्बियम इधर, ये कॉर्क कैम्बियम ना इधर बनाती है कॉर्क, मैं आपको दिखाता भी हूं, रीडिफरेंशिएशन भी दिखाता हूं, ठीक है। अब पहले ये दोनों स्लाइड लिख लो, ये और ये अगली स्लाइड लिख लो, मैं तीसरी स्लाइड में आपको दिखा रहा हूं और उसमें एक समरी बनाएंगे। समरी क्या बनाएंगे मैं आपको दिखा भी देता हूं। देखो जैसे मेरे पास ये स्टेम है, ध्यान से देख ले एक बार बस, ये स्टेम है, ठीक है सर, ये मेरे पास एंडोडर्मिस है। तो ये वाली लेयर कौन सी थी, किसी को याद है, ये वाली लेयर क्या थी, याद करो, ये कॉर्क कैम्बियम थी, ये क्या थी, कॉर्क कैम्बियम, ध्यान से देख, तो ये कॉर्क कैम्बियम है। तो कॉर्क कैम्बियम बाहर की तरफ एक डेड सेल्स की लेयर बनाती है, यहां ये बाहर की तरफ बनाती है कॉर्क, कॉर्क का एक और नाम होता है फैलम, और ये डेड होती है। और अंदर की तरफ क्या बनाती है, यहां पर, यहां बनाती है सेकेंडरी कॉर्टेक्स, क्या बनाती है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो आपको समझ में आ रहा है, कॉर्क कैम्बियम क्या है, सेकेंडरी मेरिस्टेम है, उसने क्या बनाया, मेरिस्टेम, इसने क्या बनाया, इसने दिया गिव कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स। इसने बाहर की तरफ क्या बनाया बेटा, देख ले एक बार, फिर लिख, बाहर की तरफ देख, ये कॉर्क कैम्बियम है, इसने बाहर की तरफ बनाया डेड सेल्स की लेयर जिसे कॉर्क कहते हैं फैलम, अंदर की तरफ बनाया क्या, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। यस, ऐसे ही तुम्हारे पास क्या था, ऐसे ही तुम्हारे पास क्या था, मान लो ये फ्लोएम था, यस, और इधर जाइलम था, इधर क्या था, जाइलम था, ये जाइलम था। अब इसके बीच में तुम्हारे पास ये वास्कुलर कैम्बियम है, ये क्या है, वास्कुलर कैम्बियम है। तो जो वास्कुलर कैम्बियम है ये वाली, ये जो वास्कुलर कैम्बियम है, ये क्या बनाएगी, ये क्या बनाएगी, जिधर जाइलम है, अब देख खुद से देख, ये क्या है सर, ये फ्लोएम है, कौन सी फ्लोएम, प्राइमरी। ये क्या है सर, ये जाइलम है, कौन सी जाइलम है, प्राइमरी। तो ये क्या करेगी, इधर देख, इधर मेरी तरफ देख, इधर की तरफ बनाएगी फ्लोएम और इधर की तरफ बनाएगी, सॉरी इधर की तरफ बनाएगी जाइलम, इधर की तरफ फ्लोएम। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि जो वास्कुलर कैम्बियम है, वास्कुलर कैम्बियम बाहर की तरफ यहां बनाएगी क्या, सेकेंडरी फ्लोएम, इधर बाहर की तरफ क्या बनाएगी, सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगी, और यहां अंदर की तरफ क्या बनाएगी, सेकेंडरी जाइलम बनाएगी। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, कैसे, बाय प्रोसेस रीडिफरेंशिएशन। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, सारा एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं ताकि आपको समझ भी आ जाए और आप लिख भी लो सही से। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाया, ध्यान से सुनो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मैंने आपको क्या पढ़ा, एक बार मैं दोबारा रिपीट भी कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं बेटा, रिपीट कर रहा हूं, चिंता ना कर, ध्यान से देख। किसी भी प्लांट के टॉप पर यहां होती है शूट एपिकल, यहां होती है रूट एपिकल। ये डिवाइडिंग सेल क्या करते हैं, एक प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन, उससे क्या करेंगे, जब किसी भी प्लांट का पार्ट बनाएंगे उसमें एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, ये सारी चीजें होंगी, तो उन टिश्यूज को कहते हैं प्राइमरी टिश्यूज, सही है। और मान लो जब ये ग्रो करेगी तो लीफ बना रही है, स्टेम बना रही है, तो प्राइमरी ऑर्गन बना रही है। तो हम ये कह रहे हैं कि प्राइमरी मेरिस्टेम यहां वाली और यहां वाली, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन क्या बनाते हैं, प्राइमरी टिश्यू बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्राइमरी टिश्यू या प्राइमरी ऑर्गन। बट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टिश्यू एंड ऑर्गन, भाई एक रूट है तो रूट के बाहर एपिडर्मिस होगी, तो एपिडर्मिस हो गया प्राइमरी टिश्यू, पूरी रूट हो गई क्या, प्राइमरी ऑर्गन। तो याद करो आपके पास क्या होती है, प्राइमरी रूट होती है, तो वो किससे बनती है, डिफरेंशिएशन से। या बात समझ में आ गई, आगे चलते हैं। अब मेरे पास ये स्टेम है, स्टेम में सबसे बाहर ये एपिडर्मिस है, ये एंडोडर्मिस है, ये पेरिसाइकिल है, ये बाहर की तरफ फ्लोएम है, ये अंदर की तरफ जाइलम है। कुछ डिवाइडिंग सेल पहले से प्रेजेंट होते हैं, ये
ये रे कुछ डिवाइडिंग सेल पहले से प्रेजेंट होते हैं, ये रे, ठीक है सर, क्लियर। और यहां पर मेडुलरी रेज होती है, ये री मेडुलरी रेज, ये री मेडुलरी रेज, सही है। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है इन डाइकॉट स्टेम एंड रूट, सम परमानेंट सेल अगेन बिकम डिवाइडिंग, सम परमानेंट सेल अगेन बिकम डिवाइडिंग, कुछ परमानेंट सेल दोबारा डिवाइडिंग हो गए, सम परमानेंट सेल अगेन बिकम डिवाइडिंग। तो मेरे पास ये परमानेंट सेल्स हैं, ये दोबारा देखे वाले, ये परमानेंट सेल दोबारा डिवाइडिंग हो गई, ये मेडुलरी रेज या ये वाले। तो इसने क्या बनाया, कॉर्टेक्स ने क्या बनाया, कॉर्क कैम्बियम बनाया। और इसने क्या बनाया, यहां मेडुलरी रेस ने क्या बनाया, इंट्राफेसिकुलर, ये वाली, इसको कह रहे हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बनाया। तो पूरी वास्कुलर कैम्बियम में ये इंटर है और ये इंट्रा है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, दोनों को मिला के वास्कुलर कैम्बियम कह दिया। तो डी डिफरेंशिएशन से मेरे पास सेकेंडरी टिश्यू बनता है, कौन कौन सा, कॉर्क कैम्बियम और वास्कुलर कैम्बियम। रीडिफरेंशिएशन क्या होता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम जो ये दोनों बनी, वो सेकेंडरी टिश्यू बनाते हैं। अब सेकेंडरी टिश्यू का क्या मतलब है, सेकेंडरी टिश्यू एग्जांपल, कॉर्क कैम्बियम क्या बनाएगा बताओ, कॉर्क कैम्बियम गिव, क्या देगा, गिव कॉर्क, कॉर्क जिसे फैलम कहते हैं, एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स, क्या नाम है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, यस और नो। ऐसे ही वास्कुलर कैम्बियम क्या देगा, वास्कुलर कैम्बियम क्या देगा, गिव सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। कैसे बनाएगा, प्रोसेस का नाम क्या है, प्रोसेस का नाम क्या है, क्या नाम है प्रोसेस का, रीडिफरेंशिएशन। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये मेरे पास कॉर्क कैम्बियम है, इससे बाहर बनेगी कॉर्क डेड सेल्स की लेयर और अंदर बनेगी सेकेंडरी कॉर्टेक्स, यस। ऐसे ही ये वास्कुलर कैम्बियम है, इससे अंदर की तरफ जाइलम की तरफ बनेगा सेकेंडरी जाइलम, बाहर की तरफ बनेगा सेकेंडरी फ्लोएम। तो वास्कुलर कैम्बियम से बनेगा सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम, कॉर्क कैम्बियम से कॉर्क और ये बनेगा। अब बताओ आपको समझ में आया कि नहीं, बताओ समझ में आया। मेडुलरी रेस परमानेंट सेल है, यस। मेडुलरी रेस कैसे सेल्स है, परमानेंट सेल्स है। ये कैसे है, परमानेंट है। ये वाली लिखनी है स्लाइड, लिखना चालू करो, चलो ये लिखो, इसकी अगली लिखो, चलो लिखो फटाफट से। वास्कुलर कैम्बियम से बाहर ग्रीन वाला कौन सा लेयर है बेटा, वास्कुलर कैम्बियम से बाहर वाली लेयर है एंडोडर्मिस, ये वाली लेयर जो है बेटा ये एंडोडर्मिस है, ये क्या है, एंडोडर्मिस है। तो तू जरा लाइन से पढ़, ये एपिडर्मिस है, ये एंडोडर्मिस है, या पेरिसाइकिल भी होगी, फिर ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम जाइलम। पहले से डिवाइडिंग सेल है, ओपन बंडल, इंट्राफेसिकुलर, और बीच में ये बनी है इंटरफेसिकुलर। इंट्रा और इंटर मिला के क्या पूरे बोलते हैं, वास्कुलर कैम्बियम। ये रहा पेरिसाइकिल, देख। तो एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस, पेरिसाइकिल, यहां पर पिथ होगा, यहां पर क्या होगा, पिथ। ये क्या है, मेडुलरी रेस। 2 मिनट दे रहा हूं, 1-1 मिनट दे रहा हूं, पहले ये लिख लो, फिर नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो जल्दी। अगर डी डिफरेंशिएशन नहीं होगा तो रीडिफरेंशिएशन भी नहीं होगा, 100% बेटा। अगर डी डिफरेंशिएशन नहीं होगा तो रीडिफरेंशिएशन कैसे होगा। हो गया, यहां तक लिख लिया। सर जी डी डिफरेंशिएशन नहीं समझ, बता दो, मैं रिपीट कर देता हूं बेटा। डी डिफरेंशिएशन का मतलब क्या, मेरी बात समझ ध्यान से। अगर मैं कह रहा हूं कि शूट एपिकल और रूट एपिकल एक प्राइमरी मेरिस्टेम है, डिवाइडिंग सेल्स है, अगर उनकी डिफरेंशिएशन होगी तो परमानेंट सेल्स बनेंगे। अगर कोई परमानेंट सेल दोबारा से डिवाइडिंग हो जाए, सारा नहीं, अगर कुछ परमानेंट सेल दोबारा से डिवाइड हो जाए, उसे कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन, तो डी डिफरेंशिएशन का क्या मतलब हुआ, दोबारा से डिवाइडिंग सेल बनना, यस। ठीक है, अब मैं चीजें समझो।
डिफरेंशिएशन से जो भी टिश्यू बनेंगे, जैसे मान लो मैं रूट लेता हूं, रूट में सबसे बार एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, पिथ, पेरिसाइकिल, ये सब कुछ होता है। इनको कहते हैं प्राइमरी टिश्यू। रूट, स्टेम, लीफ को क्या बोलते हैं? प्राइमरी ऑर्गन। तो ये किसका प्रोडक्ट हो गए? डिफरेंशिएशन का। अब डी डिफरेंशिएशन से क्या बनेंगे? डिवाइडिंग सेल्स। तो डिवाइडिंग सेल्स जो दोबारा बने, बाद में बने, उनको हम सेकेंडरी मेरिस्टेम कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मेरिस्टेम। नोट करो बेटा फटाफट से। नोट समझ नहीं आया, मैं नोट में ये कह रहा हूं कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि डिफरेंशिएशन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन? किसी भी सेल के दीवार और प्रोटोप्लाज्म में मॉडिफिकेशन पूरी हो जाए, सेल अपना काम करने लगे, मैच्योर सेल बन जाए, दैट इज डिफरेंशिएशन। क्या होता है, कुछ डिफरेंशिएशन ऐसी होती है जिससे ट्रैकीड्स बनते हैं। जैसे प्राइमरी जाइलम अगर बनेगा तो उसमें ट्रैकीड्स होगा या फाइबर बनेगा। तो क्या उसमें प्रोटोप्लाज्म होता है? वो खाली होता है ना। खाली कैसे होगा कोई सेल? उसका प्रोटोप्लाज्म हट जाएगा। तो कुछ डिफरेंशिएशन ऐसी होती है जिसमें प्रोटोप्लाज्म हट जाता है और एक इलास्टिक दीवार आ जाती है जो प्रेशर झेल सके, क्योंकि ट्रैकीड्स में से पानी खींचा जाता है ऊपर। तो प्रेशर झेलने के लिए लिग्निन और सेलुलोज की इलास्टिक दीवार बन जाती है। तो ये एक एग्जांपल है किसका? डिफरेंशिएशन का। तो डिफरेंशिएशन में मॉडिफिकेशन कहां होती है? दीवार में और प्रोटोप्लाज्म में। इस बात का एक उदाहरण है ये। यहां तक समझ में आ गई? नोट समझा दिया बेटा? यस। डी डिफरेंशिएशन का मतलब है अगेन कैपेसिटी टू डिवाइड, और रीडिफरेंशिएशन का मतलब है बेटा परमानेंट का ये मतलब नहीं है कि सेल लिविंग रहे। परमानेंट का मतलब उसका साइज, शेप फिक्स हो जाना, फंक्शन फिक्स हो जाना। परमानेंट सेल का एक उदाहरण स्क्लेरेंकाइमा भी तो है, डेड सेल्स भी तो है। अब ये बना लो, जल्दी करो बेटा, जल्दी करो जल्दी। हो गया? लिख ले बेटा। ठीक है फिजा, अच्छी बात है, समझ आ गया। एक बार फिर से मैं कुछ चीजें लिखूंगा अभी। अब देख मैं क्या लिखने वाला हूं, ये वाला लिख ले। देख मैं यहां लिख रहा हूं टिश्यू प्रोसेस अंडरगो, मतलब इसमें कौन सा प्रोसेस हो रहा है और उसका रिजल्ट क्या बन रहा है। तुम्हें एक बार में समझ में आएगा, जो बात लिखी उसका समरी यहां पर है। सबसे पहले मैं टिश्यू की बात कर रहा हूं, तो मैं बात लिख रहा हूं यहां पर प्राइमरी मेरिस्टेम।
प्राइमरी मेरिस्टेम, उसमें कौन सा प्रोसेस हो रहा है? उसमें डिफरेंशिएशन हो रही है। और क्या बन रहा है? रिजल्ट इज प्राइमरी टिश्यू, जैसे कि एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, पिथ, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, मीजोफिल सेल, ये सारे। मेरी बात समझ में आ रही है? गार्ड सेल भी इसी में आएगा। प्राइमरी ऑर्गन, प्राइमरी ऑर्गन का क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? रूट, स्टेम एंड लीफ। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं परमानेंट सेल। अब मैं सेकंड टिश्यू का नाम लिख रहा हूं परमानेंट सेल, परमानेंट सेल। ठीक है, उसमें दो एग्जांपल है मेरे पास, एक कॉर्टेक्स और एक मेडुलरी रेस। क्या प्रोसेस कर रहा हूं मैं इनका? बताना, क्या प्रोसेस कर रहा हूं? डी डिफरेंशिएशन, यही प्रोसेस कर रहा हूं। प्रोसेस अंडरगो इज डी डिफरेंशिएशन। तो परमानेंट सेल की डी डिफरेंशिएशन हुई है। रिजल्ट क्या बना है बताओ? व्हाट इज रिजल्ट? व्हाट इज रिजल्ट? बताओ जल्दी से, रिजल्ट क्या बनेगा? सोचो। रिजल्ट इज मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम। कौन सी सेकेंडरी मेरिस्टेम? कॉर्क कैम्बियम और वास्कुलर कैम्बियम। कोई और सेकेंडरी मेरिस्टेम बता सकते हो? कैलस, कैलस सुना है आप लोगों ने? भाई कैलस सुना है ना? यस। तो ये हो गया। अब मेरे पास यहां पर लिख रहा हूं मैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या नाम है उनके? क्या नाम है? कॉर्क कैम्बियम, और कोई नाम? वास्कुलर कैम्बियम। क्या प्रोसेस करा रहे हैं? क्या प्रोसेस करा रहे हैं? रीडिफरेंशिएशन। तो इसका मतलब रीडिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन से परमानेंट सेल बनते हैं। तो मेरे पास बनेगी क्या? कॉर्क और सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ठीक है, और मेरे पास क्या बनेगी? सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। समरी बन गई? बढ़िया समरी बन गई, जल्दी बताओ। सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम, बढ़िया समरी बन गई। हाँ, कैलस क्या होता है बेटा? अगर आपने कोई प्लांट का टिप लिया है, टिप का मतलब एक छोटे से प्लांट का पार्ट लिया, उसको टेस्ट ट्यूब में रख के डिवाइडिंग सेल में कन्वर्ट करा दिया, उसको कैलस कहते हैं। तो कैलस जो होता है वो एक्चुअल में एक तरह की सेकेंडरी मेरिस्टेम होती है, दोबारा डिवाइड करके बना है। ठीक है, यस सर। रीडिफरेंशिएशन एक बार फिर से समझा दीजिए। ये डिवाइडिंग सेल्स है, मुझे बता बेटा, ये प्राइमरी मेरिस्टेम डिवाइडिंग है? यस, ये भी डिवाइडिंग है, पर प्राइमरी और इसमें क्या फर्क है? ये डिवाइडिंग सेल कहां से आया था? शुरुआत से प्रेजेंट था। ये कहां से आया था? ये परमानेंट सेल से बना था। तो रीडिफरेंशिएशन का मतलब है अगेन लूज कैपेसिटी, अगेन लूज कैपेसिटी टू डिवाइड। समझ आया नहीं आया? अब आप क्वेश्चन कर पाओगे आसानी से। अगर मैं आपसे पूछूं कि सेकेंडरी मेरिस्टेम अंडरगो रीडिफरेंशिएशन, सेकेंडरी मेरिस्टेम गिव रिजल्ट सेकेंडरी टिश्यूज, इनको क्या बोलोगे? सेकेंडरी टिश्यूज। आप में से कितने लोगों को याद है कि नहीं याद है? मैं एक बार पूछता हूं, देखें, एक बढ़िया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनाता हूं। आपने ऐसे पढ़ी है रूट, टैप रूट में प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट ऐसे अंदर से आती है और पेरीसाइकिल से बनती है। पेरीसाइकिल रूट में एक परमानेंट सेल्स की लेयर होती है, ऐसी गोल सी। पेरीसाइकिल परमानेंट सेल्स हैं। परमानेंट सेल से अगर मुझे सेकेंडरी रूट बनानी है, तो मुझे बताओ सेकेंडरी रूट किसका प्रोडक्ट होगा? अगर मैं लिख रहा हूं यहां पर सेकेंडरी रूट, तो सेकेंडरी रूट किससे डेवलप करती है? डेवलप फ्रॉम, जिसे रूट ब्रांच कहते हैं, डेवलप फ्रॉम पेरीसाइकिल। तो इसका मतलब यह हुआ कि पेरीसाइकिल के सेल पहले डिवाइडिंग सेल में कन्वर्ट होंगे, फिर वो जाकर क्या बनाएंगे? रूट ब्रांच बनाएंगे, जिसे सेकेंडरी रूट कहते हैं।
तो अगर आपसे कोई पूछता है, प्राइमरी ऑर्गन के एग्जांपल है प्राइमरी रूट, स्टेम, लीफ। सेकेंडरी ऑर्गन का कोई एग्जांपल है रूट ब्रांच। रूट ब्रांच किससे बनती है? पेरिसाइकिल से। कैसे बनेगी? पेरिसाइकिल एक परमानेंट सेल है, उसकी होगी डी डिफरेंशिएशन, डिवाइडिंग सेल बनेंगे, वहां से ब्रांच निकल के आएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? स्टेम ब्रांच किससे बनती है? प्राइमरी मेरिस्टेम पीछे छूट जाती है, यस, उसी से बनती है। तो स्टेम ब्रांच इज अ प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, रूट ब्रांच इज अ प्रोडक्ट ऑफ रीडिफरेंशिएशन। इस तरह का अगर क्वेश्चन आ गया, 90% बच्चे इधर से दो तोते उधर और दो तोते इधर, यस। बेटा परमानेंट सेल कितनी बार भी रीडिफरेंशिएशन कर सकता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, स्टेम की ब्रांच कैसे बनती है? लीफ एक्सिल पर प्राइमरी मेरिस्टेम के कुछ सेल्स छूट जाते हैं, वहां से ब्रांच निकलती है, वहीं से फ्लावर निकलता है। तो फ्लावर एंड स्टेम ब्रांचेस आर प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। रूट ब्रांच किससे बनती है? पेरिसाइकिल एक परमानेंट सेल है, तो परमानेंट सेल वो डिवाइडिंग सेल बनाएगा, उसका कोई नाम नहीं है, उससे ब्रांच बनेगी। तो रूट ब्रांच इज अ प्रोडक्ट ऑफ रीडिफरेंशिएशन। समझ आया? आपने अगर एनाटॉमी, यस, मैं फिर रिपीट करूंगा, अगर आपको ध्यान से समझ में आए ना आए, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। कुछ बच्चे हैं हमारे पास, ये देखो, याद है आपको, यहां पर डिवाइडिंग सेल्स हैं, तो ये तो क्या बना रहे हैं? लीफ बना रहे हैं। कुछ डिवाइडिंग सेल यहां छूट जाते हैं जो बाद में ब्रांच बनाते हैं। तो मेरे पास ये कौन सी मेरिस्टेम है? प्राइमरी मेरिस्टेम। तो प्राइमरी मेरिस्टेम यहां भी है और लीफ एक्सिल पर भी है, यहां पर भी तो प्राइमरी मेरिस्टेम है ये लीफ एक्सिल पर, और ये क्या देगी? ब्रांच और फ्लावर देगी। अब जरा बात करते हैं रूट की। रूट में आपके पास रेडिकल से ये प्राइमरी रूट बन गई ऐसे, इसके अंदर एक सेल्स की लेयर होती है, इसको पेरिसाइकिल कहते हैं, याद करो, एंडोडर्मिस के अंदर होती है पेरिसाइकिल। अब इस पेरिसाइकिल के सेल कैसे हैं? परमानेंट है। अगर मुझे इससे एक ब्रांच बनानी है, ऐसे ऐसे एक ब्रांच बनानी है जिसको रूट ब्रांच कह रहे हैं, अपनी एनाटॉमी की एनसीईआरटी चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो रूट ब्रांच किसका प्रोडक्ट है? ये प्रोडक्ट है किसका? प्रोडक्ट ऑफ रीडिफरेंशिएशन, क्योंकि पहला सेल डिवाइडिंग में कन्वर्ट होगा, फिर रूट ब्रांच बनेगी। और अगर मेरे पास ये स्टेम ब्रांच है और फ्लावर है, ये किसका प्रोडक्ट हो गया? प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये कौन सी मेरिस्टेम से बन रहा है भाई? ये कौन सी मेरिस्टेम से बन रहा है? ये वाला बन रहा है कौन सी मेरिस्टेम से? प्राइमरी मेरिस्टेम से। क्या इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? अब बताओ, अब बताओ, कुछ कुछ आया? अच्छा, पेरिसाइकिल एक परमानेंट सेल्स है, उससे जो डिवाइडिंग सेल बनेंगे उसका कोई नाम नहीं है। अब डिवाइडिंग बनेंगे फिर परमानेंट बनेंगे, डिवाइडिंग बने बिना थोड़ी परमानेंट बनेगा। नोट करो, चलो। यस, एनाटॉमी से लिंक लगता है, एनाटॉमी से लिंक लगता नहीं है, ये वाला टॉपिक लिंक क्या लगता है? हाँ बच्चे, अगर किसी परमानेंट, बात सुन, किसी परमानेंट सेल से मुझे नया स्ट्रक्चर बनाना है, डायरेक्ट बनेगा नहीं, पहले उस सेल को डिवाइडिंग में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या करेंगे? डी डिफरेंशिएशन। फिर जब स्ट्रक्चर बनने लगेगा तो क्या हो रही है? री डिफरेंशिएशन हो रही है। यस, यस, लास्ट स्लाइड ही दिखा रहा हूं बेटा, ये लास्ट ही है। किसको किसको आ गया समझ? किसको किसको समझ आ गया? जल्दी बताओ।
लिख लिया बेटा, लिख लिया बच्चे। रीडिफरेंशिएशन का मतलब है कि, मेरी बात समझ ध्यान से, किसी डिवाइडिंग सेल का दोबारा से परमानेंट होना, ठीक है। मैं रो नहीं रहा हूं यार, जुकाम हो गया और सर दर्द हो रही है, मैं क्यों रोऊंगा? पेपर तुम्हारा आने वाला है, तुम रो, मैं क्यों रोऊंगा? हाँ, ये वाली स्लाइड, हाँ, अभी तो तुम रील देख रहे हो एकदम मस्ती में, हाउ टू स्कोर 720 आउट ऑफ 720, 720 तो पहली बात आने नहीं। और जो भी ये बोल रहे हैं ना कि इस बार पेपर टफ आएगा, इजी आएगा, सब झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ प्रिडिक्शन होता ही नहीं है यार। मैं तुम्हें मतलब शायद ये तुम समझते नहीं, बहुत सारे लोगों ने एग्जाम भी तो नहीं दे रखे, बहुत सारे। हमने अपने टाइम पे, जब मैं अपने एमएससी में था, तो क्या हुआ था, मुझे ऐसा लगा कि यार एक बार गेट देते हैं। तो जब गेट दिया, तो मैंने गेट ऐसे ही देना था क्योंकि अभी एलिजिबल नहीं थे। तो मैंने क्या किया, नाम चेंज करके दे दिया, तो दे दिया, एडमिट कार्ड भी आया, सिलेक्शन भी हो गया। पर जब हम तक सीट लेने नहीं जाते, कोई नहीं पूछता है। आप समझो इस चीज को। तो मैं वही आपको समझा रहा हूं कि ऐसा कोई एनटीए या कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है ही नहीं, मतलब क्योंकि स्टाफ बहुत कम है, बहुत कम लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उतना स्टाफ भी नहीं है। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता कि वो बिल्कुल सोच के बनाए कि यार, और वो यूट्यूब देखते होंगे, मतलब इतनी बेवकूफी बड़ी बात है, मैं बता नहीं सकता। तुम्हें ऐसा लगता है कि एनटीए के ऑफिशियल जिनकी गवर्नमेंट जॉब है और जो पेपर बनाते वो यूट्यूब देखते होंगे कि यार किसने क्या बोला, मैं उसके हिसाब से पेपर बनाऊंगा? मतलब कुछ भी कोई मतलब झूठ फैलाता रहता है, और हैबिट हो गई है। और ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं, कुछ दिन। अब यूट्यूब की जो हालत है, लोग मतलब नहीं ट्रस्ट करते, उसका रीजन यही है, कोई कुछ भी बोलता रहता है। रियल में क्या होता है बेटा, गवर्नमेंट सेक्टर में इंप्लॉइज की संख्या कम है, और वो कम ही हो रही है। आप, अगर मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूं, आप कुछ मत करना, 2010 में देखना कितने आईएएस ऑफिसर या टोटल कितनी यूपीएससी में वैकेंसी निकलती थी। जनसंख्या बढ़ रही है ना, वैकेंसी बढ़नी चाहिए, उतनी आज भी निकलती है। तो कहीं ना कहीं वो नंबर बहुत कम है। उतने कम नंबर होने से एरर होने के बहुत हाई चांसेस हैं। जैसे नोटिफिकेशन पिछले साल का कट पेस्ट भेज दिया, उससे क्या होगा, सेम चीज आ जाएगी फिर से। बच्चा कहेगा यार ये तो गलती आ गई है। तो जितने ध्यान से आप एक एनटीए जिसको नीट का पेपर कराना है, उसको जेई का भी कराना है, उसको सीटेट भी कराना है, उसको और भी सारे पेपर कराने हैं, उसमें कुछ सिलेक्टेड लोग हैं, टीचर्स हैं, वही काम कर रहे हैं। एरर रेट बहुत हाई होगा क्योंकि लोग बहुत कम है। और वो कोई यूट्यूब थोड़ी देख रहा है यार कि वो किसी से दुश्मनी निकालना है तो ये करते, मतलब कुछ भी झूठ फैला रहे हैं कि अब हमने जवाब दिया। वो तुम्हें देखते भी नहीं है, वो किसी को नहीं देखते, वो अपने हिसाब से बनाते, जितना है उसके हिसाब से एरर बढ़ जाता है क्योंकि लोग बहुत कम है। लास्ट ईयर भी मैंने बार बार बोला था कि ऑफलाइन 25 लाख बच्चों का ऑनलाइन पेपर नहीं करा सकते। सब लगे हुए ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं हुआ ऑनलाइन। ऐसे ही मैं आपको बोल रहा हूं, पेपर का लेवल क्या है, वो रैंडम सेट हो जाता है कई बार। अब क्या हुआ है कि मान लो आसान आ जाएगा, फिर हम कहेंगे नहीं आसान बना दिया उसने। कोई ट्रेंड पे मत जाओ, सिलेबस कंप्लीट करो। अगर तुम मेंटली प्रिपेयर होकर सिलेबस कंप्लीट करोगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन साथ के साथ करते रहो, बुरे के लिए तैयार रहो, बस इतना कहा जा रहा है। बाकी तो झूठ का बेटा कोई लिमिट ही नहीं है, हम कुछ भी फेंकते रहते हैं, लोग लगे हुए हैं, मतलब झूठ में भी बहुत आसानी से लगे हुए हैं। बेटा रूट ब्रांच रीडिफरेंशिएशन से बन रहा है, यस। बेटा स्टेम ब्रांच में मैं तेरे से एक सवाल पूछता हूं, स्टेम ब्रांच में कौन सी मेरिस्टेम है, प्राइमरी मेरिस्टेम है जो ब्रांच बना रही है? तो वो किसका प्रोडक्ट हो गया, डिफरेंशिएशन का, प्राइमरी मेरिस्टेम। यहां पर ये परमानेंट सेल दोबारा से डिवाइडिंग हुआ है, इसलिए ये रीडिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट है। आ गया समझ? जल्दी बताओ, ठीक है। हाँ, टेंशन मत लिया करो, इतनी वीडियोस, इतना कोई कह रहा है कि नहीं एनटीए ने दुश्मनी निकाल दी हमसे, हमने बोला था, अरे नहीं बोला भाई, तुमको जानता भी नहीं। एनटीए एनटीए एक ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, कुछ गवर्नमेंट टीचर्स वगैरह होंगे, मिलके पेपर बना रहे हैं, एरर होने के बहुत हाई चांसेस है, स्टाफ बहुत कम है। और मैं ये चीज आपको इसलिए भी बोल रहा हूँ कि ये तो अभी ऑनलाइन होता है, हमारे टाइम पे क्या होता था, आप एप्लीकेशन मैनुअली फिल की करके जाती थी, उसके बाद एडमिट कार्ड पोस्ट से आता था। अब मुझे बताओ, अगर 2 लाख बच्चा किसी एग्जाम में बैठ रहा है और क्लर्क है टोटल 4-5, 15 दिन में वो एडमिट कार्ड बना पाते हैं क्या? वो एक एक डिटेल चेक करते होंगे? कभी कोई सोचता ही नहीं है, कुछ भी बोले जाते हैं, मतलब कहीं का लिंक कहीं, बस वीडियो बनाने से मतलब है। और बच्चे भी बेवकूफ ही है, उनको ऐसा लगता है कि एनटीए इस बार मुश्किल बनाएगा, या पिछली बार मुश्किल बनाया, इस बार आसान। भाई
आप अपना लेवल ठीक रखो पढ़ाई का। अच्छे लेवल के क्वेश्चन साथ के साथ किए जाते हैं, अलग से नहीं किए जाते। हम लेवल ठीक पढ़ाते हैं स्टार्टिंग से, इसीलिए आज तक मतलब जब से हम लोग पढ़ा रहे हैं, आप कोई भी पेपर ऐसा नहीं देखोगे जिसमें बॉटनी ऐसी आ गई कि हुई नहीं बिल्कुल भी, या जूलॉजी ऐसा कुछ आ गया, ऐसा होता नहीं है, नॉर्मली होगा भी नहीं। क्लियर है? यस। और स्टिल मैं बोल रहा हूँ एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूँ, मेरी बात समझिए इस चीज को। यस। आप अभी आपको समझना पड़ेगा, इंडिया में बच्चे वर्क फोर्स बहुत कम है, बहुत कम है। आपको रियलाइज होगा जब आप डॉक्टर बन जाओगे तो आपको लगेगा यार हॉस्पिटल में मैं अकेला ही डॉक्टर हूँ, 10 डॉक्टर हैं पूरी वो संभाले हुए हैं। तो ग्राउंड रियलिटी और रील की रियलिटी बहुत अलग अलग है, और इमोशंस का यूज किया जाता है, ऐसा नहीं है, और किया जाता रहा है, कोई दिक्कत इसमें बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लोग भावनाओं में बहते हैं, बहने दो, है ना। रील देख के मोटिवेशनल डॉक्टर नहीं बन सकते हम। आज जो डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, एक हार्ड कोड एफर्ट लगेगा बच्चे, उसमें मेहनत लगेगी। डेवलपमेंट क्या होता है बेटा, पहले समझना पड़ेगा आपको, है ना। तो क्या होता है बच्चे, मेरी बात सुनेंगे। प्लांट जो है, प्लांट डेवलपमेंट का क्या मतलब है, अगर मैं प्लांट डेवलपमेंट की बात करूं तो इसका मतलब है ऑल इवेंट्स, सारे इवेंट्स सीड जर्मिनेशन से लेकर, अब यहां पर पहला वर्ड आ रहा है जो आपको नया मिलेगा, टू सेनीसेंस। जब हम सेनीसेंस की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है नेचुरल डेथ। किसी चीज की नेचुरल डेथ को हम क्या बोलते हैं, सेनीसेंस बोलते हैं। आप में से कितने लोगों ने कभी ये बात सोची है, नहीं सोची मुझे नहीं पता। आप मुझे बताओ, गेहूं के पौधे और आपके घर के बाहर पीपल के पेड़ में क्या फर्क है। गेहूं के पौधे का एक एनुअल प्लांट है, 4 से 6 महीने के बाद वो प्लांट अपने आप मर जाता है। लेकिन आपके घर के पास जो बरगद का पेड़ है, क्या वो मरता है? वो नहीं मरता, लेकिन उसके प्लांट के पार्ट मरते हैं। तो सेनीसेंस का मतलब होता है नेचुरल डेथ। अगर आप ध्यान से सोचें, कुछ प्लांट में पार्ट की सेनीसेंस होती है और कुछ में पूरे प्लांट की सेनीसेंस होती है। तो प्लांट डेवलपमेंट में ये सारा आता है। इट इन्वॉल्व इसमें ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन भी आएगा, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन ऑल्सो। ये सारी चीजें डेवलपमेंट का पार्ट है। ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, ये जो भी पढ़ा हमने सब किसका पार्ट है? डेवलपमेंट का पार्ट है। आप देखो कैसे मैं बोल रहा हूं, जैसे मेरे पास ये सीड है, मेरी बात सुनना, मेरे पास ये सीड है। अब उसके बाद सीड की क्या होगी सर? सीड की जर्मिनेशन होगी। सीड की क्या होगी सर? सीड की जर्मिनेशन होगी। यस और नो? फिर मेरे पास क्या होगी? फिर मेरे पास आएगी प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ। प्लांट की क्या होगी? वेजिटेटिव ग्रोथ होगी। वेजिटेटिव ग्रोथ समझ में आता है? उसमें उसकी रूट, स्टेम, लीफ बनेगी। फिर क्या आएगा? फिर मेरे पास रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होगी जिसमें फ्लावर बनेगा। यस, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होगी। और उसके बाद उसके में प्लांट की डेथ होगी जिसको मैं सेनीसेंस कह रहा हूं। ये मैं बात कर रहा हूं किसी प्लांट की, ऐसे प्लांट की जो एनुअल प्लांट है। ये कौन सा प्लांट है बेटा? एक एनुअल प्लांट है, जैसे कि गेहूं। गेहूं एक एनुअल प्लांट है, उसके अंदर होता है। यस, एनुअल प्लांट में होता है। तो ये सारे इवेंट्स जो हैं, ये सब डेवलपमेंट का पार्ट है। तो सीड जर्मिनेशन, वेजिटेटिव ग्रोथ, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, सेनीसेंस, ये सब किसका पार्ट है? ये सब किसका पार्ट है? डेवलपमेंट का पार्ट है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? डेवलपमेंट में प्लांट को ग्रो करना, उसकी रूट, स्टेम, लीफ बनना, फाइनली उसमें क्या बनना? फूल आना, फ्रूट आना, और उसका मर जाना, ये डेवलपमेंट का पार्ट है। क्या सारे प्लांट मर जाते हैं? एनुअल प्लांट मर जाते हैं। जो तुम्हारे घर के पास है वो पेरिनियल है, वो कई कई सालों तक जिंदा रहते हैं। तो उसमें क्या होता है? प्लांट पार्ट की सेनीसेंस होती है। आप समझ में आ रहा है मेरी बात को? तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं कि जो एनुअल प्लांट है, समझो इस बात को, एनुअल प्लांट में, एनुअल प्लांट जो है, एनुअल प्लांट में होल प्लांट सेनीसेंस होती है। होल प्लांट क्या होगी? सेनीसेंस। पूरे के पूरे प्लांट की क्या होगी? सेनीसेंस होगी। और जो पेरिनियल है, पेरिनियल मतलब कई साल तक जिंदा रहता है, पहले टॉपिक था 12th में, एक और नोट लिख देते हैं। जो पेरिनियल प्लांट है उसमें लीफ गिर जाती है, ब्रांच गिर जाती है। पेरिनियल प्लांट में
क्या होगा, प्लांट पार्ट की सनीसेंस होती है। यहां तक कोई दिक्कत है? अगर मैं बात करता हूं डेवलपमेंट ऑफ सेल की, किसी सेल के डेवलपमेंट की बात करता हूं, ये तो प्लांट की डेवलपमेंट है। अगर मैं बात करता हूं किसी सेल के डेवलपमेंट की, तो देखो क्या होगा। सबसे पहले आपके पास ये सेल है, ये सेल है। अब इसमें क्या हो रही है, सेल का साइज बढ़ रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, सेल एनलार्जमेंट। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे बताओ? सेल एनलार्जमेंट हो गया, यस। अब उसके बाद क्या हो गया, इसको हम एक तरह की ग्रोथ लिखते हैं, प्लाज्मेटिक ग्रोथ। तो प्लाज्मेटिक ग्रोथ का मतलब होता है उसका प्रोटोप्लाज्म बढ़ना। फिर क्या हो जाएगा, उसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी। डिफरेंशिएशन के बाद वो कौन सा सेल बन जाएगा बताओ? डिफरेंशिएशन के बाद कौन सा सेल बन जाएगा बताओ? सर मैच्योर सेल बन गया, सही है। अब मैच्योर सेल के बाद उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, उसे कहते हैं सनीसेंस। सनीसेंस का मतलब डेथ हो गई। अब मुझे बताओ, अगर ये सेल दोबारा डिवाइड कर सकता है? हाँ, ऐसे डिवाइड कर सकता है, सही है। दोबारा भी डिवाइड कर सकता है, डिवाइड अगेन, यस। क्या ये सेल यहां से भी डिवाइड कर सकता है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये सेल दोबारा से डिवाइड कर सकता है? इसको कहेंगे डी डिफरेंशिएशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो नॉर्मली मैच्योर होने से पहले ऐसा साइज बढ़ के सेल दोबारा डिवाइड कर जाता है। तो ये किसकी डेवलपमेंट है, सेल की। तो सेल की डेवलपमेंट में आप समझो, डेवलपमेंट ऑफ सेल में क्या क्या इंक्लूड हुआ है, इंक्लूड प्लाज्मेटिक ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड सनीसेंस। क्या मेरी बात समझ में आई है कि नहीं, पहले ही बता दो। ये टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया बताओ? उनका सनीसेंस पहले हो जाता है बच्चे। नीमो वो रिडक्शन बायोलॉजी का क्वेश्चन इसलिए दिया कि उनको ऐसा था कि एनसीईआरटी से, मैं आपको एक चीज बताता हूं, हमेशा ना आप बल्क की पढ़ाई पे ध्यान दिया करो। जैसे रिडक्शनल बायोलॉजिस्ट जो है, उसका मान लो आप क्वेश्चन छोड़ भी देते तो कट ऑफ पे बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं आता। पर दिक्कत क्या है, मैं उस एक क्वेश्चन को लेके आपको उल्टी सीधी चीजें कराने लगूं, ये गलत है। मेरी बात समझ ध्यान से। जैसे आपने देखा है, शायद एड देखी होंगी, हम ये कह रहे हैं कि हॉर्लिक्स में विटामिन और मिनरल्स हैं। हम ये तो नहीं बता रहे कि तुम्हारी सब्जी में और जो फ्रूट्स खाते हो उसमें है ऑलरेडी। मैं अपना प्रोडक्ट बेच रहा हूं ना। इसी तरीके से किसी एक क्वेश्चन को उठाकर मैं बच्चे को डराऊं, उससे कोई फायदा नहीं है। आप अगर सही ओवरऑल सही पढ़ाई करके जाओगे, आप सिलेक्ट हो जाओगे। सही पढ़ाई करने का मतलब है आप पहले सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट समझ के पूरा करने की कोशिश करो। बहुत सारे बच्चे रटने की कोशिश करते हैं, लपेटने की कोशिश करते हैं, और मैंने हमेशा बिलीव किया है शुरुआती लेवल पे अगर गड़बड़ करके पढ़ोगे ना तो चीजें समझ नहीं आएंगी। आप पूरे पेज में देख ध्यान से। डेवलपमेंट में क्या है बेटा, जर्मिनेशन से लेके सनीसेंस तक की बात है। इसमें ग्रोथ भी आती है, डिफरेंशिएशन भी आती है। अब जैसे बीज की बात कर रहे हैं तो वेजिटेटिव ग्रोथ, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, सनीसेंस आ जाएगा। एनुअल प्लांट मर जाता है। पेरिनियल प्लांट क्या, उसके किसी पार्ट की सनीसेंस, उसकी कोई ब्रांच गिर जाएगी, लीफ गिर जाती है। डेवलपमेंट ऑफ सेल की बात करते हैं, सेल का बढ़ना प्लाज्मेटिक ग्रोथ है। डिफरेंशिएशन से मैच्योर सेल बनेगा। अगर मैच्योर सेल दोबारा डिवाइडिंग हो जाए तो डी डिफरेंशिएशन। और अगर ये वाला डिवाइडिंग हो जाए तो एक नॉर्मल प्रोसेस है ना कि भाई सेल बड़ा हुआ डिवाइड कर गया। मेरी बात समझ में आ रही है? तो सेल की डेवलपमेंट में प्लाज्मेटिक ग्रोथ है, डिफरेंशिएशन है, सनीसेंस, सारा कुछ आता है। तो डेवलपमेंट वर्ड में ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, सनीसेंस, ये सब आता है। ये दिमाग में बैठना चाहिए। बेटा फिजा, अगर क्लास के बाद नींद आती है तो थोड़ी देर मुझे पावर नैप लेना चाहिए। मान लो क्लास के तुरंत बाद मुझे नींद आ रही है तो मैंने जल्दी जल्दी खाया और मैं आधा घंटा सो गया। आधा घंटा, 2 घंटे नहीं सोना कि आप ऐसे सो गए कि जैसे मान लो कोई जानवर सो गया उसको मार के उठाना पड़ रहा है, वैसे नहीं। आधा घंटा सो गए। फोन चलाने से अच्छा, बाहर घूमने से अच्छा, चाय पीने से अच्छा, आप इधर उधर किसी से बात करने से अच्छा थोड़ी देर सो जा सकते हैं, आधा घंटा। फिर पढ़ने लग गए। माइंड को फ्रेश रखने की कोशिश किया करो पढ़ते हो, ये तरीका बेस्ट होता है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि बच्चा वो सिलेक्ट होगा इस 6 महीने में जो अपने अंदर झांकेगा, अपनी कमियां देखेगा, अपने आप को इंप्रूव करता चला जाएगा। सही है। आधा घंटा गेम खेलने से फ्रेश कैसे हो जाएगा यार? तो समझ में आ रहा है? यस। सेल डिवीजन है ना बेटा ये?
सेल डिवीजन, यहां सेल बना ले, यहां सेल बना ले, यहां लिख ले सेल डिवीजन, यहां भी लिख सकता है सेल डिवीजन, फिर सेल एनलार्जमेंट। तो मैं दोबारा इस पे जा सकता हूं, मैं दोबारा इस पे जा सकता हूं, ठीक है? अब ठीक है, यस। ठीक है, हाँ हाँ बेटा, आप ये बात मैं इससे सहमत नहीं हूं कि मान लो कहीं इवेंट है, हम गए मिले टीचर से, उससे अभी क्या हो जाएगा? अभी मत मिलो किसी से, अभी खुद से मिलो, है ना? प्लाज्मेटिक ग्रोथ का मतलब है, देख बच्चे, सेल बढ़ना। सेल कब बढ़ेगा? जब इंक्रीज इन क्या होगा? प्रोटोप्लाज्म। लिख भी देता हूं, इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म होगा तो कौन सी ग्रोथ हो रही है? प्लाज्मेटिक ग्रोथ हो रही है। ये डायग्राम तुम्हारी एनसीईआरटी में ये दिया हुआ, ये देख, ये वाला डायग्राम समझ में आ रहा है कि तुम्हारे पास डिवाइडिंग सेल है, उसकी प्लाज्मेटिक ग्रोथ हो रही है, डिफरेंशिएशन हो रही है, ऐसा है। वो दोबारा डिवाइड कर सकता है, देख, प्लाज्मेटिक ग्रोथ के बाद वो दोबारा डिवाइड कर सकता है, हाँ सर कर सकता है ना? एलोंगेशन हो रही है। फिर मेरे पास कैसा सेल बन गया? मैच्योर सेल। अब मैच्योर सेल की फिर क्या हो रही है? डेथ हो रही है। मैच्योर सेल अगर दोबारा डिवाइड होगा तो उसको क्या बोलेंगे? डी डिफरेंशिएशन। यस और नो? ये दे नहीं रखा। तो प्लाज्मेटिक ग्रोथ का मतलब होता है एक्सपेंशन। उसके बाद सेल क्या हो गया? मैच्योर हो गया। ये डायग्राम है। और जब हम प्लांट की बात करते हैं तो देखो क्या लिख रहा है, कह रहा है कि सीड जर्मिनेशन से लेकर, ये देख पा रहे हो? देखो, सीड जर्मिनेशन से लेकर सेनिसेंस तक, उसको डेवलपमेंट कहते हैं। आ जाओ, हम एक छोटा सा टॉपिक बता रहा हूं जो डेवलपमेंट का ही पार्ट है, उसको प्लास्टिसिटी कहते हैं, उसको देख लो, फिर आगे चल रहे हैं। यस, सेल डिवीजन का मतलब सेल का डिवाइड होना, इसमें साइटोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस दोनों है। सेनिसेंस लिखा है ना बेटा, नेचुरल डेथ। कोई भी प्लांट के पार्ट की सेनिसेंस हो रही है मतलब नेचुरल डेथ हो रही है। नेचुरल डेथ कैसे होती है? प्लांट मुरझा के मर जाता है। सेनिसेंस का मतलब होता है ग्रो ओल्ड। सेनिसेंस का मतलब होता है बूढ़ा होके मर जाना या बूढ़ा हो जाना। ये चार्ट नीट में आएगा, हाँ आ सकता है। पेरिनियल क्या होता है बेटा? जैसे बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, क्या वो प्लांट एक साल में मर जाता है? कभी नहीं मरता, उसकी पार्ट्स मरते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो एक साल में, जैसे गेहूं हो गया, वीट हो गया, या कुछ 2 साल में मर जाते हैं। तो एनुअल होता है जिसमें एक साल में उसका लाइफ जीवन खत्म हो जाता है, तो उसमें होती है होल प्लांट सेनिसेंस। होल प्लांट सेनिसेंस। और पेरिनियल प्लांट में जैसे मैंगो हो गया, उसमें कोई पार्ट खत्म होता है। यस, हाँ बेटा, टेलीग्राम पे कर लो, जल्दी बना लो। लिख लिया? आ जाओ, फटाफट से हम लोग प्लास्टिसिटी कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से 2 से 3 बार क्वेश्चन आपको आसानी से मिल जाएगा। देखो प्लास्टिसिटी क्या होता है, मेरी बात समझना। प्लास्टिसिटी को याद करो कि जैसे क्या है कि, जरा बात को समझने की कोशिश करना। आप में से कितने लोगों ने कभी चना वगैरह भिगोया है? चना वगैरह कभी भिगोया आपने? चना, उसमें से एक व्हाइट सा स्ट्रक्चर निकलता है, ठीक है? अब वो जो व्हाइट स्ट्रक्चर निकलता है ना, अगर आप उसको अंधेरे में रख दो
तो वो क्या है, लेंथ बढ़ जाती है प्लांट की। प्लांट की क्या है, लेंथ इंक्रीज हो जाती है। चना रखोगे, समझो मैं क्या कह रहा हूं, अगर आप उसको अंधेरे में नहीं रखते, सनलाइट में रखोगे तो बहुत लेंथ नहीं बढ़ती। मैं क्या कह रहा हूं आपको कि हमारे पास मान लो आपने ये चना है, चने का ये व्हाइट पार्ट निकल गया, ये भी चना है, इसका व्हाइट पार्ट निकल गया, इसको आपने लाइट दी तो प्लांट की एक नॉर्मल हाइट बनती है और वो हरा हो जाता है। लेकिन इसको लाइट नहीं दी, बहुत लंबा हो जाता है और सफेद रह जाता है। तो प्लास्टिसिटी का मतलब क्या हुआ, अलग एनवायरमेंट कंडीशन में, मतलब एनवायरमेंट की कंडीशन अलग है, प्लांट डिफरेंट फेज फॉलो कर रहा है या डिफरेंट पैटर्न फॉलो कर रहा है ग्रोथ का। प्लास्टिसिटी का मतलब क्या है बेटा, इन डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन, डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन, अलग एनवायरमेंटल कंडीशन में प्लांट क्या करेगा, डिफरेंट। मैं रिपीट करता हूं, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला है आपके पास चना है, ग्राम आपने उसको भिगो दिया, दोनों में व्हाइट कलर का अंकुरित हो गया, निकल आया। एक को आपने रखा लाइट में तो वो हरा हो जाता है थोड़ा ग्रो करके, एक को अंधेरे में रखा तो जब लाइट नहीं मिलती तो वो सफेद रहता है और उसकी लेंथ भी ज्यादा बढ़ जाती है। उसे कहते हैं इटियोलेशन। क्या बोलते हैं, इटियोलेशन। तो इसका मतलब अलग अलग कंडीशन में अलग अलग रिस्पॉन्स किया ना। तो इन डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन प्लांट क्या करेगा, प्लांट फॉलो डिफरेंट फेज। प्लांट ने क्या किया, प्लांट ने फॉलो किया, फॉलो डिफरेंट फेज, डिफरेंट फेजेस और डिफरेंट पैटर्न ऑफ ग्रोथ। ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ उसने फॉलो किया। एग्जाम्पल के लिए हम लिखते हैं इटियोलेशन। फर्स्ट हम लिखते हैं इटियोलेशन। इटियोलेशन क्या होता है बेटा, कि जो जर्मिनेटेड ग्राम सीड है, जो जर्मिनेटेड ग्राम, ग्राम मतलब चना, उसका सीड है, अगर उसको डार्क में रखेंगे, केप्ट इन डार्क, तो वो कैसा रह जाएगा, सफेद रह जाएगा, उसमें क्लोरोफिल डेवलप नहीं हो रहेगा, तो वो व्हाइट रहेगा और शूट की लेंथ ज्यादा होगी। शूट की क्या होगी, लेंथ, लाइट खोज रहा है वो, लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। और अगर उसको कैप्ट करेंगे लाइट में तो उसमें क्या होगा, क्लोरोफिल डेवलप होगा और नॉर्मल लेंथ होगी। मेरी बात सुनो, कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि अगर लंबाई बढ़ रही है तो फायदे की चीज, बेटा लंबाई बढ़ेगा प्लांट ऐसे गिर के मर जाएगा। इसीलिए क्या होता है, जब बीज जर्मिनेट करता है तो प्लांट को लाइट मिलनी चाहिए, नहीं तो वो क्या करता है और हाइट निकालता है ताकि उसको लाइट मिलने लगे। तो इटियोलेशन का मतलब होता है, ध्यान सुनेंगे, व्हाट इज इटियोलेशन। इटियोलेशन का मतलब होता है जर्मिनेटेड सीड को किस में रखना, रात में रखना। उससे क्या होता है, उससे व्हाट इज इटियोलेशन, इटियोलेशन का मतलब होता है जर्मिनेटेड सीड को किस में रखना, केप्ट इन डार्कनेस, केप्ट इन डार्कनेस। तो क्या उसने अलग कंडीशन में अलग रूट अपनाया, अलग कंडीशन में अलग रूट अपनाया, उसे कहते हैं प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल है ये। यस, मेरी बात समझ में आ रही है। नो वीडियो एंड ऑडियो, पिटाई खाएगा। हाँ, बेटा आप क्या करो, चना भिगो दो, उसके बाद एक को एकदम डार्क में रखे रखो, पानी मॉइस्चर देते रहना, तो बहुत लंबा व्हाइट हो जाएगा, कलर नहीं आएगा। तो इटियोलेटेड सीड जो है उसमें क्लोरोफिल डेवलप नहीं करता। क्लोरोफिल डेवलप करने के लिए लाइट पड़ना बहुत जरूरी होती है। दूसरा एग्जांपल है हेट्रोफिली। हेट्रोफिली क्या होता है बेटा, दो टाइप की लीफ। हेट्रोफिली क्या होता है, हमारे पास दो अलग अलग शेप की लीफ, टू डिफरेंट शेप की लीफ, शेप ऑफ लीफ इन सेम प्लांट, सेम प्लांट। एग्जांपल समझते हैं, ये दो टाइप का होता है। हेट्रो का मतलब समझ में आता है, अलग अलग, फिली मतलब लीफ, तो ये दो टाइप का होता है। एक होता है एनवायरमेंटल हेट्रोफिली,
एक होगा डेवलपमेंटल। डेवलपमेंटल का क्या मतलब होता है मैं आपको समझाता हूं। जुविनाइल का मतलब होता है यंग, डेवलपमेंटल हेट्रोफिली। तो हमारे पास क्या होगा बेटा, जो जुविनाइल फेज होगा, जुविनाइल फेज, जुविनाइल फेज मतलब यंग प्लांट जो है, यंग प्लांट जो है उसकी डिफरेंट लीफ है, डिफरेंट लीफ देन मैच्योर। कितने लोगों ने धनिया, कोरिएंडर सुना है? धनिया। कितने लोगों ने बेल वाले पौधे सुने? देख मेरी बात सुन, एक प्लांट है ये, इसकी ये वो जुविनाइल फेज में ऐसी लीफ आई थी, धनिये में शुरुआत की लीफ ऐसी आई थी, कोरिएंडर में शुरुआत में ऐसी लीफ आई थी और बाद में ऐसी आई है। तो क्या बोल रहा है, जुविनाइल फेज में डिफरेंट लीफ देन मैच्योर फेज में। मैच्योर फेज की लीफ और जुविनाइल फेज की लीफ अलग अलग है। आप में से कितने लोगों ने धनिये का पौधा ग्रो करते देखा है? शुरुआत में जो दो लीफ आती है और ऊपर वाली लीफ कटी हुई आती है। सेम चीज होती है आपके पास लौकी, तोरी या खीरे में, नीचे की लीफ अलग आती है, ऊपर की अलग आती है। इनको कहते हैं डेवलपमेंटल हेट्रोफिली। क्या बोलते हैं? डेवलपमेंटल हेट्रोफिली। इसके 3 एग्जांपल एनसीईआरटी देती है। एक देती है कॉटन, कॉटन का पौधा शायद बहुत लोगों ने ना देखा हो। कोरिएंडर आपको पता, धनिये को कहते हैं, ठीक है। और एक देती है लरक्सपर, सही है। ये 3 एग्जांपल एनसीईआरटी लिखती है। इसमें क्या है, ये जो लीफ है ये जुविनाइल फेज की लीफ है, ये यंग प्लांट की लीफ है, और ये वाली बाद में आई है, ये वाली। इसको कहते हैं डेवलपमेंटल हेट्रोफिली। मतलब जब प्लांट डेवलप करेगा तो ऐसी लीफ आएगी। यस, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो इटियोलेशन और हेट्रोफिली मतलब प्लांट जो है ना, देख रहे हो डेवलपमेंट के हिसाब से अलग अलग टाइप की लीफ बना रहा है। ऐसे ही मेरे पास एक और हेट्रोफिली होती है, उसको कहते हैं बेटा एनवायरमेंटल हेट्रोफिली। एनवायरमेंटल हेट्रोफिली, उसमें क्या होता है, एनवायरमेंटल हेट्रोफिली में क्या होता है, ये प्लांट की जो लीफ है ये टेरेस्ट्रियल है। टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन में। अगर ये प्लांट टेरेस्ट्रियल कंडीशन में है, टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है जमीन में, टेरेस्ट्रियल कंडीशन में इसकी ऐसी लीफ है। अगर आप देखोगे एक्वेटिक में, एक्वेटिक मतलब पानी में देखोगे, लीफ ऐसी आ रही है, ध्यान से देखो, वो लीफ कुछ इस तरीके की आ रही है, ऐसी आ रही है। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? किसमें ज्यादा कटी हुई है? यहां पर। तो आप ये देखोगे प्लांट लाइक बटरकप, प्लांट लाइक बटरकप, बटरकप का साइंटिफिक नेम रेननकुलस है। कुछ कोचिंग वाले ये नाम दे देते हैं। शो डिफरेंट लीफ इन एनवायरमेंट, डिफरेंट लीफ इन डिफरेंट एनवायरमेंट। तो ये जो हेट्रोफिली है ना, ये किसका एग्जाम्पल है? हेट्रोफिली किसका एग्जाम्पल है? प्लास्टिसिटी का। मैं इस बात को लिख रहा हूं, नोट। जो ये एनवायरमेंटल हेट्रोफिली है, एनवायरमेंटल हेट्रोफिली है, ये किसका एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिसिटी। ये प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो, अगर प्लांट पानी में है तो लीफ ज्यादा कटी हुई है, अगर लैंड पर है तो कम कटी हुई है। कौन सा प्लांट है? बटरकप। क्या नाम है इसका? बटरकप। इसको हम क्या बोलते हैं? रेननकुलस भी बोलते हैं, सही है। प्लास्टिसिटी क्या है? अलग एनवायरमेंट कंडीशन में प्लांट थोड़ा सा अलग बिहेव करता है, डेवलपमेंट अलग तरीके से करता है। उसका एक एग्जांपल है इटियोलेशन, एक एग्जांपल है हेट्रोफिली। एनसीईआरटी में इटियोलेशन नहीं दे रखा, पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में है। हेट्रोफिली समझ में आता है, दो तरह की लीफ। कुछ प्लांट्स में उनकी डेवलपमेंट है, उसके उसके जीन्स में जा चुकी है। किस में जा चुकी है? उनके जीन्स में जा चुकी है, उसे कहते हैं डेवलपमेंटल हेट्रोफिली। और कुछ प्लांट्स में उसमें एनवायरमेंट के हिसाब से होती है।
सारे सीजनल प्लांट एनुअल है नहीं बेटा, कुछ प्लांट बाइनियल भी हम एनुअल खा जाते हैं। जैसे मान लो कैबेज है, पत्ता गोभी, वो होता बाइनियल, हम पहले ही खा जाते हैं। कर लिया बेटा? नाम याद करना। यस, धनिया में यही होता है, धनिया लिखा तो कोरिएंडर, कोरिएंडर धनिया को कहते हैं बेटा। आपको नहीं पता तो मैं हिंदी में लिख देता हूं, कोरिएंडर धनिया को कहते हैं। उसके अलावा, धनिया के अलावा आपने लौकी, तोरी, उसमें भी यही मिलता है। यस, लौकी तोरी में भी यही मिलता है। ये वाला लिख लो आप। ओनली एनवायरमेंटल इज एग्जांपल ऑफ प्लास्टिसिटी। यस, हाँ जी, सही है। धनिए के नीचे क्या लिखा है? लरक्स पर लिखा है। क्या लिखा है? लरक्स पर। 3 नाम लिखे हैं, याद करने हैं, कॉटन, कोरिएंडर, लरक्स पर। ये क्या है बेटा? ये है डेवलपमेंटल हेट्रोफिली के। एनवायरमेंटल हेट्रोफिली में क्या है? एनवायरमेंट के हिसाब से पानी में अलग लीफ है, टेरेस्ट्रियल में अलग लीफ है। यस, है ना? इन इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल, तो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल में अलग है। आ रही बात समझ में? एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल में अलग है, ठीक है। एनवायरमेंटल हेट्रोफिली इज एग्जांपल ऑफ प्लास्टिसिटी। नहीं, रिलैक्स टाइम पे सॉन्ग सुनना ठीक नहीं होता। अब इसके बाद कल करेंगे, कल से हम लोग चालू करेंगे हॉर्मोन्स। कल हम लोग चांसेस हैं 2 हार्मोन पढ़ना चाहिए, ऑक्सिन और जीए। फिर परसों जो है संडे को सुबह क्लास में चैप्टर खत्म करेंगे, ठीक है, और कुछ पीवाईक्यूज कराएंगे। सही है। बटर कप को क्या कहते हैं? बटर कप को क्या कहते हैं? नाम लिखा है ना, रेननकुलस। उसका एक्चुअल में क्या है? मैंने कुछ कोचिंग के पेपर देखे हैं, वो ज्यादा समझदार बनते हैं, एनसीईआरटी में बटर कप लिखा है, वो रेननकुलस दे देते हैं। फिर कहते अच्छा तुम्हें पता ही नहीं था। दिक्कत ये है कि इससे क्या होगा, बच्चे के मन में डाउट आता है कि मुझे क्या सारे साइंटिफिक नाम याद करने। ये गलत है, ये वैसे प्रैक्टिकल चीज ठीक नहीं है। ऐसे तो मैं साइंटिफिक नाम वो ठीक नहीं है ना, एनसीईआरटी ने नहीं दे रखा तो फिर क्यों दे रहे हो आप? समझ में आ रहा है? तो पेपर टफ बनाने के और भी तरीके हैं, ये कोई तरीका थोड़ी है। हाँ बेटा, फैक्टर्स कंट्रोलिंग ग्रोथ वाले से ही हम हार्मोन पे जोड़ पाएंगे, वहीं से कराएंगे, आप टेंशन मत लो। फैक्टर जो कंट्रोलिंग ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उसी को वहीं से हार्मोन को जोड़ लेंगे। जैसे मैं कर देता हूं, कोई नहीं, कर सकते हो आप लोग। जैसे मान लो फैक्टर्स जो डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं वो कौन से हो सकते हैं? एक हो सकते हैं एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर को ही हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रिंसिक फैक्टर। इसमें मेरे पास क्या क्या आ जाएगा? लाइट आ जाएगा, ऑक्सीजन, ये जो हमने पढ़े थे, लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट। ये क्या करते हैं? डेवलपमेंट कंट्रोल करते हैं। डेवलपमेंट मतलब ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। फिर हमारे पास कौन से फैक्टर होते हैं? इंटरनल फैक्टर होते हैं। अब इंटरनल फैक्टर 2 तरीके के हैं, मेरी बात सुनना ध्यान से। इंटरनल फैक्टर जो होते हैं प्लांट के इनसाइड होते हैं। ये कहां है? प्रेजेंट इनसाइड प्लांट, प्रेजेंट इनसाइड प्लांट, ये प्लांट के अंदर होते हैं। अब जैसे मेरे पास ये प्लांट है, मेरी बात सुन ध्यान से,
ये मेरे पास एक प्लांट है, आप समझो, दिस इज प्लांट, ये मेरे पास प्लांट है, ये इसकी लीफ है, ये प्लांट है, ठीक है। अब प्लांट में मेरे पास ये सेल है, ये सेल है, और ये न्यूक्लियस है। तो ये चीज क्या है बेटा, मेरे पास सेल है, और ये चीज क्या है, न्यूक्लियस है। अब इंटरनल फैक्टर दो टाइप के हैं, दो टाइप के हैं। ए है इंट्रा सेलुलर, इंट्रा सेलुलर का मतलब इनसाइड सेल, कहां होगा, इनसाइड न्यूक्लियस। जीन की बात कर रहे हैं भाई, जैसे मान लो घास का पौधा कितना ग्रो करेगा वो किस पे डिपेंड करता है, जीन्स पे डिपेंड करता है, जीन्स मतलब डीएनए पे डिपेंड करता है। तो एक फैक्टर यहां है, ये वाले, तो ये वाले कौन से हैं, इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर मतलब न्यूक्लियस के अंदर डीएनए वो है। दूसरे हो सकते इंटरसेलुलर, इंटरसेलुलर इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, इंटरसेलुलर इंट्रिंसिक का क्या मतलब है, यहां पर सेल्स के बीच में केमिकल की फॉर्म में ये रहे, तो ये किसके बीच में होंगे, बिटवीन सेल्स, और इसका एग्जांपल है प्लांट हार्मोन्स। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। इंटरसेलुलर इंट्रिंसिक का मतलब है बिटवीन सेल, सेल्स के बीच में, आप समझो। एक्सटर्नल फैक्टर जिसे एक्सट्रिंसिक कह रहे हैं वो ये हो गए, इंटरनल जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इंट्रिंसिक, वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं सेल के अंदर, सेल के अंदर कहां होंगे, न्यूक्लियस के अंदर, वो चीज क्या होगी, डीएनए। दूसरा सेल्स के बीच में कुछ केमिकल्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं, उन केमिकल्स का नाम क्या है, प्लांट हार्मोन्स। यहां से कल हम पढ़ सकते हैं। अब ठीक है, सही है। बटर कप बेटा नेट पर डाल लेना क्या होता है ना, यस, क्लियर है। तो ये प्लांट हार्मोन्स है। तो क्वेश्चन आएगा, प्लांट हार्मोन्स आर एक्सट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक या इंट्रिंसिक इंटरसेलुलर, इंटरसेलुलर इंट्रिंसिक। डन है, कल हार्मोन चालू करेंगे। डेवलपमेंटल इज नॉट प्लास्टिसिटी एज सच, नहीं, एनवायरमेंटल लेना चाहिए, ठीक है। हाँ, एंड कर रहे हैं बेटा, बाय।